अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो कराची की गर्मी छोड़ के लाहौर की गर्मी खाने आ गए हैं क्योंकि कराची में बिजली नहीं आ रही। अब आप कहेंगे जनाब कराची में बिजली नहीं आ रही, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की बंदरगाह है, इकॉनमी का क्रिटिकल हिस्सा है, लेकिन 40% से ज़्यादा कराची के लोग 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं और उनको एक सज़ा दी जा रही है जो इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन पे इस्तेमाल कर रहा है, जिसको कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। अब हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनकी अपनी पॉडकास्ट भी है ऑफ द स्कूल के नाम से, और इसी नाम से माशाल्लाह वो बहुत अच्छा स्कूल चलाते हैं जिसका नाम भी ऑफ द स्कूल है, लेकिन उसको हम प्यार से OTS कहते हैं। तो हमारे साथ आज नजम सुरवर्दी हैं। बॉस, आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर भाई। देखिए दोनों AC चल रहे हैं, पूरी बिजली आ रही है यहाँ। बिल्कुल। और मतलब अच्छी बात यह है कि आप लोग जनरेटर्स पे ये AC नहीं चला रहे, क्योंकि हमने अपने स्कूल में हर क्लास में AC लगा ली है और ख्वाहिश यही थी कि बच्चों को वो तालीम दे जो मैं अपने बच्चों के लिए पसंद करता हूँ। अच्छा, आपको पता है हम सूफ़ी लोग हैं, तो हमने मशवरा भी अहमद जावेद साहब से किया। स्कूल को जब बढ़ा रहे थे, चला तो हम 2011 से रहते, तो जावेद साहब ने कहा कि यार चैरिटी तो कुछ भी नहीं होती। तो अब हम भी सोचने लगे कि यार ये क्या बात है, चैरिटी कुछ नहीं होती। तो जावेद साहब ने कहा नहीं भाई, ऐसा काम करें कि आपके अपने बच्चे वहाँ पढ़े ना, तो जो दूसरों के लिए पसंद करें ऐसा कि जो अपने घर वालों को दें। अच्छा, हमें ये नहीं पता था कि हम तो वो चीज़ें दूसरों के लिए पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन हमारी रियासत बच्चों को अपना सगा नहीं समझती, ये शायद सौतेला समझती है। असल में रियासत जो है उसका रिश्ता मुहाजिर कम्यूनिटी से और फिर कराची से बहुत अच्छा है। वो हमेशा उनसे इतना प्यार करते रहे हैं कि उन्होंने इंश्योर किया कि इनकी तरक्की पे वर्क ना किया जाए। ये पहली बहुत तरक्की कर चुके हैं। मैं जब भी कराची गया हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आप इस पर रोशनी डालें। कराची के लोग कराची को इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज चलाते हैं जी। लाहौर के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं और उसके ऊपर लोग एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। शायद यही वजह है कराची के लोगों को इतना पैसा कमाना पड़ता है कि उनको पता है कि पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी, हर चीज़ खुद करनी है। अब जिस टॉपिक के लिए आप आज आए हो, आपके स्कूल के अंदर लगभग 3000 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब मुझे ऑफ कैमरा बताया कि भाई जब हमारे यहाँ कलेक्टिव पनिशमेंट होती है लोड शेडिंग की उस खित्ते में जहाँ पे आपका स्कूल है, तो 400 बच्चा स्कूल आना छोड़ देता है। ये क्या मुआजरा है? मैं आपको एक वाक़े से ये बात समझाता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे स्कूल की एक नए कैंपस का इफ्तिताह हुआ। ये कराची का इलाका है, मार्टन रोड, वहाँ पे बगदादी मस्जिद है। मस्जिद के अंदर हमने बहुत सी क्लासेस बना ली हैं माशाल्लाह से। अब 16 नई क्लासेस भी बन रही हैं जो अगले साल इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगी। फिर हमारा OTS 1 और 2 की बिल्डिंग है, अभी हमने एक नया प्री प्राइमरी कैंपस बनाया। तो उस दिन इत्तेफाक से अहमद जावेद साहब आए हुए थे, अनीक अहमद साहब आए हुए थे और मिफ्ता इस्माइल साहब भी आए हुए थे। ठीक है। तो वहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि एक वाक़या ये हुआ है कि एक बच्चे ने अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया, और वो क्लास 1 का बच्चा है। अब आपको पता है क्लास 1 का बच्चा 6 साल का होगा, 5-6 साल, 6.5 साल का होगा जी। अब वो जब बंद कर लिया, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा है, हमने कोई 200 प्लस कैमरे लगाए हुए हैं कि बच्चों की सिक्योरिटी को मेंटेन कर। कराची में भी तो बड़ा मसला होता है कि सिक्योरिटी इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है। फिर बच्चों का मामला है, फिर हमने हर जगह फ्लो इंचार्जेस रखे हुए ताकि वो बच्चों का ख्याल करें। तो जब उसने बंद किया, थोड़ी देर गुजरी तो अंदर से सड़पड़ की आवाज़ें आ रही थी। तो दरवाज़ा खुलवाया तो उसने अपने कपड़ों समेत विद क्लोथ्स ऑन वो अपने आप को बिल्कुल उसने बिल्कुल पानी डाल लिया लोटे से भर के, वो मुस्लिम शावर से। अब वो एक बड़ा अजीब मंजर कि ये तुमने क्या किया है बेटा? तो वो कहता है कि सर मेरे घर तो 4 दिन से पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे पानी नज़र आया तो मैंने नहा लिया। मतलब ये बहुत ही अजीब एक इंसिडेंट था मेरे लिए। तो वो टीचर ने मुझे आके बताया ना, आई वाज शेकन कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने उसके घर से कपड़े मंगवाए, कपड़े बदलवाए और क्लास में बिठा दिया। आप जो बात कह रहे थे वो होता ही है कि अब हम टीचर्स के साथ वहाँ पर कोशिश करते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर हो। गो कि हमने होमवर्क कम किया है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान से बाहर से पढ़ा, तो मुझे पता है कि जदीद स्टैंडर्ड्स तालीम के क्या हैं और क्या मेथड्स हैं। लेकिन उसके बावजूद वो घर वाले कहते हैं कि भाई यहाँ से जाने के बाद लाइट ही नहीं है। मसलन इस वक्त मार्टन रोड में 19 घंटे लाइट नहीं आ रही, और इससे मार्टन रोड नहीं है, ये जुड़े हुए इलाके हैं। जहांगीर रोड है, यहाँ उस्मानिया महाजिर कॉलोनी है, वहाँ नफीसाबाद है, वहाँ पर और गरीब आबादियाँ जुड़ी हुई हैं, पाकिस्तान क्वार्टर्स हैं। और ये कराची के हर सेक्टर में हो रहा है। ये कराची के बहुत से इलाकों में हो रहा है, क्योंकि अभी हम उस तरफ आते हैं कि कराची का एक मसला वहाँ की इनफॉर्मल सेटलमेंट्स है, जिसको हम कच्ची आबादियाँ कहते हैं। लोग उसको इलीगल सेटलमेंट्स कहते हैं। हमें आरिफ हसन साहब एक बड़े मशहूर आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने समझाया था कि नहीं, इसका लफ्ज़ होता है इनफॉर्मल सेटलमेंट। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल करेक्टनेस के मसले भी हमारे हैं। तो उससे भी मुझे अंदाज़ा, वो भी मैं टीचर से मीटिंग करने का, सर होता ही है कि यहाँ पर हम तो पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके पास लाइट ही नहीं होती। अब आप सोचें, हम खुद मजहबी लोग हैं, हम रात को ख़वातीन
गलियों में बैठी हुई होती हैं और वो मजबूर है ना, जाहिर है। यार मतलब बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे। वो हदीस में आता है तो मुफलिसी से बचो, ये तुम्हें कुफ्र तक ले जाएगी, तो अजाब है। बच्चे बूढ़े गलियों में बैठे होते हैं। अच्छा, हमने ये किया कि अपने स्कूल में 5 जनरेटर लगा लिए। अब हमने 72 किलो वाट का सोलर भी लगा लिया, क्योंकि अक्सर लोग हमें ये मशवरा देते थे भाई आप सोलर क्यों लगा ले। हत्ता कि के इलेक्ट्रिक में कई दफ़ा गया और वहाँ के लोगों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड मशवरा दिया कि भाई ये मसला हल नहीं होगा, निज़म साहब आप सोलर लगा लें ताकि बच्चों को पढ़ाते तो रहें। अच्छा, मुलाजमीन खुद बता रहे हैं कि भाईजान ये कर लो, भाईजान हम लाइट नहीं देने वाले आपको। अच्छा, पहले लाइट जाती थी 6 घंटे तो फिर चले इंसान बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि वो भी नहीं करना चाहिए। अब वो मसला चला गया है 19 घंटे। 19 घंटे में भी जो बाकी 5 घंटे लाइट आती है ना, वो ऐसा नहीं है कि 12 बजे आती है और 5 बजे तक आती है कि आप पानी भर लें, आप कोई चीज़ ठंडी कर लें, इस्त्री कर लें कपड़े। वो आते हैं आधे आधे घंटे के स्पेल में। मतलब 12 बजे लाइट आएगी तो 12:30 चली आएगी, फिर 2 घंटे का लोड शेडिंग ऑफ का, फिर आधे घंटे आएगी, फिर 2.5 घंटे के लिए चली आएगी। रात को 3 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक लाइट बंद कर देते हैं। अच्छा, के इलेक्ट्रिक के पास क्या जवाब है कि जी यहाँ पर बिजली चोरी होती है। हाई लॉस एरिया। जी, हाई लॉस मतलब वेरी हाई लॉस एरिया है। अब वेरी हाई लॉस एरिया का मतलब ये होता है कि नॉन पेमेंट ऑफ बिल हो रहा है या कुंडे से बिजली जा रही है। दोनों चीज़ें हो रही हैं। दोनों चीज़ें हो रही हैं। ट्रूथ कि दोनों चीज़ें हो रही हैं। नहीं, मैं इतफाक करता हूँ, अगले पागल तो नहीं है कि अगर आप बिजली के बिल सारे जमा करा रहे हो तो बिजली बंद कर दें। जो ये कुंडे लगते हैं, मसलन मैंने भी कुंडे देखे हैं हर जगह, लाहौर शहर में भी लगते हैं। तो लेस्को जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, वो पुलिस साथ मिलके कार्रवाइयाँ करती है और तबाहकुन कार्रवाइयाँ होती हैं। तो कराची के अंदर ये कार्रवाइयाँ करके कुंडे क्यों नहीं हटवा देते हैं? कराची के अंदर कार्रवाई होती है, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता सकता हूँ, आप कराची की किसी भी सियासी जमात के लीडर से बात करें, आप आम शहरी से बात करें, कि जो हमारी प्यारी बिजली कंपनी ना, इसी की ब्यूरोक्रेसी के साथ ही मिलजुल के कुंडे लगते हैं। और जितना कुंडे लगते हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो बिजली की कंपनी के लोग उसके अंदर मुलव्वस ना हो। क्योंकि भाई आप वहाँ पर जाके देखें ना, मज़ेदार चीज़ है, हालांकि मतलब आयरनी भी है और थोड़ा फनी भी है ये, कि वहाँ पे 3 हट्टी पे झुग्गियाँ हैं और कुछ जगह झुग्गियाँ हैं, तो वहाँ पे हमने ऐसे मनाजिर देखे हैं कि एक झुग्गी में एसी लगा हुआ है कुंडे पे। अच्छा। और जो एक मिडिल क्लास का आदमी घर में बिल दे रहा है, उसके घर पे पंखा भी नहीं चल रहा। तो कराची तक बड़ी अजीब सी जगह है कि जहाँ पर आपको ना कोई ऐसा मंजर नज़र आता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार झुग्गी के अंदर जो है वो लाइट आ रही है। और हालांकि मैं ये नहीं डिमोनाइज नहीं कर रहा झुग्गी वालों को, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मैं बिल दे रहा हूँ, जिस तरह हम स्टार कस्टमर है, हम कोई गर्मियों में 8-10 लाख रुपये भी हमने बिजली का बिल दिया है, ठीक है, उसके बावजूद अगर आप हमें 19 घंटे लाइट नहीं देंगे, ऐसे मौके पे कि जब आपको पता है कि पाकिस्तान में 22.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। ठीक है, हम उनमें से 3,000 को पढ़ा लेते तो ये तो एक कतरा भी नहीं है। खुश होने को बड़ा अच्छा लगता है जी हम 3,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब मैं ये सिचुएशन देखता हूँ ना कि भाई इतने करोड़ों बच्चों में हम 3,000 बच्चों को पढ़ा के तीर कौन सा चला रहे हैं? किसी की नहीं, आप तीर चला रहे हैं, ये आप इसको ना समझिए कतन। मैं बताना चाहूँगा कि आप एक बच्चे को पढ़ाएं, 1 लाख को पढ़ाएं, एज सिटीजनरी आप यही कर सकते हैं, रियासत तो नहीं है आप, ठीक है। मुझे ये समझाइए कि अब आप दे रहे हैं 8 लाख महीने का बिल गर्मियों में जब पीक पे होता है, तो आपके इलाके में जो लोग बिल नहीं दे रहे या कुंडा लगा रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल मीटर कटिंग नहीं होती? यही तो मजाक है ना। जैसे मेरा एक दोस्त आया जाम्बिया से, मैंने उसके साथ पॉडकास्ट भी किया, उसने बताया कि जाम्बिया एक 3rd वर्ल्ड कंट्री है। हाँ। वहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है, लेकिन वहाँ पर ये उन्होंने किया कि प्रीपेड मीटर लगा दिए घरों को, इंडस्ट्रीज को। आप जैसे मोबाइल में टॉप अप करते हैं, कार्ड है आपने जी प्रीपेड कार्ड आपने भरा, जितनी आपने बिजली इस्तेमाल की आपको बिल आ जाएगा, और अगर आप बिल नहीं देंगे तो आपका मीटर काट दिया जाएगा। जैसे कि हमारे मोबाइल में। लेकिन अगर ये हो असद भाई आज कि मैं अपने फ़ोन का बिल ना भरूँ और शाम में आपका फ़ोन बंद कर दे मोबाइल कंपनी, मैं तो मोबाइल को आग लगा दूंगा। और जो भी कंपनी जो हमें रिकॉर्डेड कॉल गालियों वाली नहीं मिलती अक्सर जो मोबाइल नेटवर्क की बात होती है। तो कराची में एग्जैक्टली ये हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि के इलेक्ट्रिक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इनफैक्ट आपने जो भी क्लिप बनाया बहुत अच्छा है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, और आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को कोट किया कि भाई वहाँ जो कॉपर की वायर्स थी उसको हटा के जो है वो मजीद बुरी वायर्स लगाई, जिसकी वजह से लाइन लॉसेस भी बढ़े हैं। तो सिर्फ मसला ये नहीं है कि लोग कुंडे डाल रहे हैं, लोग कुंडे डाल रहे हैं, आप उनको पकड़े गलत करें, लेकिन इनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है। फिर एक और चीज़ होती है, मैं आपको चीज़ ज़रा समझाऊँ तो आपको समझ आएगी। अभी हमने जो नई बिल्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, कि जहाँ पर हमने भी वो मुफ्ता इस्माइल साहब को होस्ट किया और अनीफ साहब और जावेद साहब आए हुए थे, वहाँ पे हमारा सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं सिंगल फेज मीटर पे कितना बिल आ सकता है महीने का? सिंगल फेज मीटर पंखा चल जाए पूरा टाइम तो बड़ी बात होती है। अच्छा, वहाँ पे चूंकि हमने अभी क्लासेस शुरू करनी थी, तो क्या हुआ कि हमने वहाँ पर AC लगा तो दिए, लेकिन वो सब चल रहा है जनरेटर पे। एक तो हमारे इलाके में 19 घंटे लाइट आती ही नहीं है, लाइट 5 घंटे आती है, और वो भी ज़ाहिर है स्कूल के आवर्स में लाइट नहीं होती, और सिंगल फेज मीटर है। अब हमने वहाँ पर कहा कि भाई हमने ये स्कूल बनाया है तो हमें 3 फेज मीटर आप दे दें,
तो उससे पहले 1000, 1500, 2000 रुपये बिल आ रहा था महीने का। के इलेक्ट्रिक की टीम आई, उसने सर्वे किया आके, उसने अगले महीने हमें 63,000 रुपये का बिल भेज दिया सिंगल फेज पे। 3 फेज मीटर नहीं लगाया, वो सिर्फ सर्वे करने के लिए आए। यूनिट रीडिंग सेम है पिछले महीने एवरेज बिलिंग कर देते थी, नहीं वो यूनिट बढ़ाया जा रहा है 63,000। अब मुझे बताया कि जहाँ पर मैं, अब वो कह रहे हैं आपने एसी लगाए हुए, ये सब लगाए हुए। ओ भाई वो नहीं चलते एसी, वो अभी लगाए हैं कि जब आप 3 फेज मीटर हमें लगा देंगे तो बच्चों के लिए हम एसी भी चला लेंगे उसके अंदर। फिलहाल हम जनरेटर पे गुजारा कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिहा फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिए। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। तो ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि वो एवरेज बिलिंग होती है, अपनी मर्जी के बिल भेज देते हैं। और अगर आप कभी कराची अब ये बिल किसी लॉजिक में मबनी नहीं है। सर आप बता रहे सिंगल फेज मीटर पे 63,000 बिल कैसे आ सकता है? नामुमकिन सी बात है। वहाँ पर अभी चल के देख लेंगे, 3 फेज मीटर नहीं लगाया। अभी तो हमने सिर्फ सर्वे की दरख्वास्त दी थी। अच्छा सर्वे करने आए हैं, लेकिन सर्वे करने पे हमारे लिए नई मुसीबत दे के चले गए कि आप पहले 63,000 रुपये का बिल भरें, आपने यहाँ पर जो है वो इलीगल काम कर रहे हैं। नहीं, अब जब इस तरह की चीज़ होती है तो आपके दिल में कहीं ये आता है कि मैं पागल हूँ, मैं ये कर रहा हूँ? सर दिलो दिमाग में अब यही आ रहा है। और मैं तो बल्कि जो ख़ास तौर पे जिस वजह से आपसे इस पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ ना, मैं लोगों को से एक माजरत करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी यूँ मांगना चाहता हूँ, जब मैं लंदन से पढ़ के आया ना तो मैं बड़ी इनकलाबी बातें करने लग गया था कि पाकिस्तान के मसला लंगर में थोड़ी है, तुम लोग क्या ये सलानी वाले रोटी खिलाते रहते हो और छिपा वाले तुम लोग ये काम करते हो। जफर अब्बास भाई तो मतलब बड़े भाई हैं, दोस्त है मेरा, ऑन उसके बड़े भाई हैं, उनसे भी बहुत लंबी लंबी नशस्तें हुई। हालांकि जफर भाई ने बड़ा अच्छा स्कूल बनाया है कराची में, वो बड़ा इंटरनेशनल तर्ज का वो लेवल स्कूल चला रहे हैं। तो वो उनसे भी हमने कहा आप भी स्कूल बनाए, और भी लाए लोग उनको मशवरा तो दे ही रहे थे, खाली ऐसा नहीं कि मेरे मशवरे पर स्कूल खड़ा कर दिया उन्होंने। तो मैं बहुत खराबी हो गया था कि यार फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड वहाँ ये होता है, हमें तालीम देनी है, हमें एआई सिखानी है, हमें साइंसदान पैदा करने हैं। जब तक साइंसदान पैदा नहीं होंगे तो पाकिस्तान ये मजहबी उलूम से थोड़ी आगे बढ़ेगा। और ये बात भी सच है। हाँ, इस बात में सदाकत भी है, ऐसे नहीं कि एम ही बंदा छोड़ है। लेकिन मुझे समझ आया कि हमारी रियासत हमसे कुछ और तकाजा कर रही थी। वो चाह रही थी कि आप वहाँ पे हमाम खाने खोलें, बच्चों को नहलाएं, क्योंकि पानी हम नहीं देंगे। वहाँ पे बच्चों को पंखा झलने के लिए कोई इंतजाम करें, या बैटरी वाले पंखे लगा दें कि जी तुम घर में तो लाइट मिलेगी नहीं, यहाँ पे आके तुम पंखा लो। और फिर रोटी बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मेरे स्कूल में और कराची के गरीब इलाकों में अगर आप जाएं स्कूलों में, एक बड़ा मसला है मेल न्यूट्रिशन, स्टंटेड ग्रोथ। वो हमारे इमरान खान साहब तो जेल में बहुत बात करते थे, वो एक्सरे भी दिखाते थे कौम को। तो वहाँ पर बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि सर हम 7 दिन ना बिरयानी खाते हैं। बिरयानी? हाँ, मैंने कहा बहुत पसंद है तुम लोगों को बिरयानी 7 दिन। कहते हैं घर में गैस ही नहीं होती, लाइट ही नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, वो ठेले वाली जो बिरयानी होती है वो 300 रुपये वाली प्लेट भी नहीं, वो छोले वाली, वो 50 रुपये की तो एक पाव मिल जाती है। अब आप बताएं कि एक बच्चा अगर 7 दिन वो छोले वाली बिरयानी खा रहा है, वो आलू वाली बिरयानी खा रहा है, और जिस तेल में वो बनती है, और अंतरियां तो फारिग हो जाएंगी। क्या बच्चे बड़े करेंगे मुझे पता है ना। अब आप बातें करते हैं जी हुब्बुल वतन नहीं है और ये लोग और ये गद्दार वतन है वगैरह वगैरह। तो जिस नस्ल को हम पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, और ये हालत है कि ना आप उनको बिजली देते हैं, ना आप उनको पानी देते हैं, ना उनको गैस देते हैं, सड़कें तोड़ के चले गए। वो सुई गैस की पूरी कराची में एक जो है वो मुहिम चली कि लाइन डालेंगे। अब वो 30 जून तक कहते हैं कि जी हम सड़क नहीं बनाएंगे। लोग उसमें गिरते हैं, पड़ते हैं, लाइनें तोड़ के चले गए। मतलब वो आए सुई गैस की लाइन डालने के लिए, बिजली की लाइनें तोड़ दी, पानी की लाइनें तोड़ दी। तो कराची ऐसा लगता है कि एक सवाल है जी, ठीक है। कराची शहर को बाज़ार कराची का मेयर चलाता है, बाज़ार, ठीक है। अब कराची का मेयर इस वक्त पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट भी है। बिलावल साहब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जंग के दौरान उनकी बड़ी अच्छी तकरीरें थी, असम्बली में बड़ी थी। तो कराची शहर जहाँ पे सर्वे के मुताबिक तो 2 करोड़ है, लेकिन असल में शायद 4 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पे इतना सारा कुछ कैसे हो सकता है? ये मेरे लिए, देखें, पंजाब के अंदर इस वक्त फॉर्म 47 की हुकूमत है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि पुलिस अपना काम करेगी, डिपार्टमेंट अपना काम करेगा। तो कराची में क्या प्रॉब्लम है? कराची में फॉर्म 47 की ही हुकूमत है, लेकिन पहले फॉर्म 45 वालों का भी यही दस्तूर रहा ना कि कराची में ना काम करने की रवायत है। गो के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो मुशर्रफ साहब ने बड़े पैसे वैसे दिए, काम किया, उससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब ने कोई काम किए। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो मेरी महबूब तरीन जमात है,
क्योंकि उन्होंने कसम खा ली है कि हम कराची में जो है ऐसे ही रखेंगे जब तक तुम लोग जो है ना कोई हमसे वो बॉन्ड साइन नहीं करोगे ना, बॉन्डेज लेबर होने की, कि भाई उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी हमें वोट डालेगी, वो कहता हम नहीं करेंगे काम। अच्छा, मज़े की बात है और आपका ये मौजू है कि 18वीं तरमीम पास होती है और हमें बताया गया कि भाई ये सदर जरदारी साहब ने बड़ा एहसान किया, वाकईतन किया भी नहीं, जनरली है चीज़ हाँ, अच्छी। नहीं किया कि अब किया, लेकिन वो एक चीज़ रुक गया, एहसान जो है ना वो थोड़ा सा उन्होंने आधा किया है। 14 दरवाज़ा रखा था। हाँ, कि जो है वो आपने सेंटर से पावर लेकर सूबों को दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो जो सूबों ने पावर आगे लोकल गवर्नमेंट को देनी थी वो खा के बैठ गए। वो कोई लॉ भी पास कर दिया और पिछले सालों में हमें नज़र आया कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो DCACs हैं, उनको पावर ज़्यादा दे दी, मेयर को कम दी। हमें लगता था कि चले ये MQM का मेयर है या वो जमात का आ जाएगा या PTI खुदा ना खास्ता कराची में कब्जा कर लेगी, तो वो इनको डर लगता है, वो चलें सियासी तौर पे डर समझ आता है। हालांकि वो भी नहीं होना चाहिए था। अब तो आ गए जी मुर्तज़ा वहाब साहब। अब भी ये आलम है कि जो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का कंट्रोल हो या बड़े बड़े इदारों का कंट्रोल हो, वो मेयर को नहीं देते, वो उधर ही रखा हुआ है उन्होंने। मेयर खुले लाइन रखा हुआ है। हाँ, मेयर अपना है इनका, मेयर डायरेक्ट है वो CM साहब से, वो पैडल भी खेलते हैं साथ, बड़ी खुशी वो तो होती है तस्वीर ही हमें मैंने देख के। देखी थी, हाँ। हमने वीडियो भी देखी हमने वो। हाँ। तो वो उसमें समझ ही आता है कि जो MQM के दोस्त हैं हमारे, MQM वाले, वो ये कहते हैं कि इनको डर है कि अगले इलेक्शन में तो मेयर MQM का आएगा, तो इख्तियार दो ही नहीं, ये रिवायत डालो ही नहीं कि मेयर तक इख्तियार जाए। तो वहाँ पर मसला ये है कि आपको याद होगा वसीम अख्तर रोते थे आके ना TV पे, जो इख्तियार नहीं है और रोए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने हमसे ये वादा किया शहर वालों से, कराची वालों से, कि हम इख्तियार छीन के ले लेंगे, और जमात इस्लामी को जेनवनली वोट पड़ा, और मेरे इलाके में, कई इलाकों में UC लेवल पे लोगों ने जमात को दिया, और जेनवन, वो फॉर्म 47 वाले नहीं है, नहीं वो वो जेन्युइन, वो जहाँ को सीट मिल भी रही थी उन्होंने मना कर दी। हाँ, वो उसमें भी लेकिन एक कहानी निकल आई है कि उन्होंने वो इस्तीफा दिया लेकिन जाके जमा नहीं कराया, हाफिज साहब ने, वो पता नहीं क्या मसाइल चल रहे हैं, चलो वो चलने दें। लेकिन कि जमात वाले थोड़ा बहुत तो काम कर रहे हैं, पेवर लगवा दिए, दरख्त लगा दिए, लेकिन जो उम्मीद थी ना जमात से कि वो आगे बढ़ के एक कदम इस मसले को हल करेंगे, वो नहीं कर सके, उनकी लिमिटेशन है। सेकेंडली एक और कराची के साथ जुल्म हो गया, वो कराची का जुल्म ये हुआ कि हाफिज नईम साहब बन गए जमात इस्लामी के अमीर, वो आ गए लाहौर, वो मंसूरे बैठ गए। अब वो कराची में लावारिस, कराची में 2 आदमी बात करते थे के इलेक्ट्रिक पे, बहुत खुल डुल के ना, और लोग भी करते थे, मैं किसी का डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जिनको मैं बड़े जानता हूं, पैमाने पे तो हमने हाफिज नईम को देखा है। और जफ़र अब्बास साहब, जफ़र भाई तो पड़ गए ना, उन्होंने तो 200+ FIR कराई और बच्चे मरे यार, बड़ा जुल्म हुआ बारिश में, और वो बहुत ही दर्दनाक वाक़यात थे। फिर कोर्ट ने और जो है के इलेक्ट्रिक पर जुर्माने आयद किए। मैंने एक ज़िंदगी में इलेक्ट्रिक्यूशन की डेथ लाइव देखी हुई है, वो देखी नहीं जाती, इतना खौफनाक होता है, बहुत। लेकिन जफ़र भाई के साथ क्या किया? अब जफ़र भाई को कोर्टों में घसीटा, अब वो बेचारे रात भर काम करते हैं, वो भी जागने वाले हैं रात भर, वो रात भर जागते रहते हैं। अब उनको सुबह उठा के कोर्ट में, अब जफ़र भाई कहते हैं ना वैसे ही वो थोड़ा सा जज्बाती है, वो मुंह फूला हुआ है, वो ऐसे करके बैठे हुए हैं, तस्वीरें खिंच रही हैं, उनको इतना घसीटा है कोर्टों में, और फिर आखिर में हाई कोर्ट ने उनको पे पाबंदी लगा दी। यार ये बताएं असद भाई, आपने पाकिस्तान की तारीख में कभी देखा है कि एक आदमी को एक प्राइवेट इदारे पर बात ना करने के लिए कोर्ट ने पाबंद कर दिया? देखिए बात पता है कि आप हमारे अदालती निज़ाम पे जाएंगे ना, किस जज के सामने लगता है, ये बहुत मैटर करता है। अगर जफ़र भाई ने पहले मुकदमे नहीं लड़े हुए ना हाई कोर्ट में, तो वहाँ से कुछ भी ऑर्डर आ सकता है। बाकायदा जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि मेरा जो मुकदमा है किस जज के सामने लगेगा, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसकी सोच क्या है। जजों की रीडिंग्स होती हैं लॉयर्स के पास कि यार इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का है, फिर आप वाय करते हो उस पर लगे। अभी जफ़र भाई को नहीं पता होगा, फिर अगर हाई कोर्ट में डिसीजन आ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। लेकिन इधर प्रॉब्लम है, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, के इलेक्ट्रिक $1 बिलियन कंपनी है, अब राज ग्रुप उसका मालिक है, उसके $13 बिलियन के एसेट हैं। जफ़र अब्बास की कुल हैसियत जो है वो इतनी सी होनी है। अब वो उस पर मुकदमे पे मुकदमा, स्टे पे स्टे ले जाएंगे और इसको ड्रैग आउट करेंगे। यार जफ़र भाई 5, 6, 7 साल मुकदमा लड़े, डिसीजन लें, और फिर तोड़ने के इलेक्ट्रिक को 6-7 साल में के इलेक्ट्रिक फिर $बिलियंस कमा लेगा कराची के सर के ऊपर। जब आप कॉस्ट बेनिफिट करते हैं तो बंदा ऐसा दफ़ा करो। और बड़े मुद्दे हैं, मैंने गरीबों को खाना भी खिलाना है, मैंने स्कूल ही पढ़ाना है, 24 घंटे होते हैं दिन में। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो लॉयर्स कम्युनिटी है कराची की, उनको शर्म करनी चाहिए। शर्म किस तरह करनी चाहिए कि भैया आपका शहर है, ठीक है, लाहौर के अंदर कोई इस तरह के बड़े लेवल पे वकूआ हो ना, तो लाहौर की बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट की आ जाती है मैदान है कि भैया क्या हो रहा है, हमारा शहर है। मेरा जो सवाल था ना आपसे कि पीपल्स पार्टी और MQM महसूस नहीं होता, या इवन मैं कहूँगा जमात इस्लामी की, ये कराची की ओनरशिप लें। जिस तरह भाई आप माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे ना लगे, नून लीग लाहौर की ओनरशिप लेता है और कभी कभार ज़्यादती करता है और जो उनके फ़ंड खा कर यहाँ लगा देता है। सही। कराची में ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी,
कि कोई कहेगा यार ये मेरा शहर है, मैं इसको बनाना। सर आप एक मिसाल लेना कराची की यूनिवर्सिटी रोड की, अब वो उसको बाय दिस टाइम इट शुड हैव बीन कंप्लीटेड, वो इतना लंबा कोई प्रोजेक्ट थोड़ी था, बेड़ा गर्क कर दिया। अब उस यूनिवर्सिटी रोड का नाम यूनिवर्सिटी रोड है, कराची यूनिवर्सिटी, हज़ार बच्चा पढ़ता है वहाँ पे। NED यूनिवर्सिटी मतलब कराची की सबसे अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मैंने भी पढ़ा बाद में वहाँ से। अब वहाँ तक पहुँचना असातिज़ा के लिए, बच्चों के लिए वो बिजी, वन ऑफ द बिजीएस्ट शायरा है, उसको तोड़ फोड़ दिया और वो बनाने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं किस रफ्तार से काम कर रहे हैं, कभी रोकते हैं कभी चलाते हैं। यूनिवर्सिटी गली बन गई है और लोग इतना ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं उसी शायरा फारिग पे, हो गए। बिल्कुल फारिग हो गए। अच्छा कराची में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, आई शुड रिकमेंड यू कि आपको उस पर ना वीडियो बनानी चाहिए। कराची में एक मार्केट है हुसैनाबाद की। अच्छा हुसैनाबाद करीमाबाद के पुल के नीचे से ना एक रास्ता जा रहा है, वो पिछले 1.5 साल से सड़क खोद के रखी हुई है। पता नहीं वहाँ पर किसी ने गाली दे दी थी हमारे रियासत को या सियासतदानों को, कोई तौहीन कर दी थी उस मार्केट वालों ज़ाती ने। नोयत का मामला बन गया। लगता तो अब ऐसे ही है, यकीन जाने। वो सड़क खोद दी है, वो बना नहीं रहे, वो पूरी मार्केट का कारोबार फारिग हो गया है। तकरीबन वहाँ पे कितने लोग होंगे जो उस रोड से मुंसलिक हैं? 1 लाख 2 लाख आराम से होंगे। कराची तो 1 लाख 2 लाख तो का नंबर ही नहीं ना हमारे यहाँ। लेकिन वहाँ पे देखे ना दुकानें कितनी हैं, वहाँ पे सैकड़ों दुकानें, उन खाने वाली दुकानें, स्पोर्ट्स की दुकानें और दीगर वहाँ पे वो पूरा मार्केट है भरी पूरी मार्केट उजाड़ दी हमारी। यानी कि 2 लाख बंदा फारिग है, वो दुकानें फारिग हैं, उनके मुलाजमिन फारिग हैं। एक तरफ आप बोलते जी जो इकॉनमी ठीक करनी है, लोगों को रोज़गार देना है। आप कराची आए, मैं आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे लोग पूछते हैं कि सर हमने गुस्ताखी क्या की थी, जुर्म क्या किया था सर, वो तो बता दें। मतलब पूरी मार्केट ही मिसिंग पर्सन की मार्केट हो गई, पूरी मार्केट ही गायब हो गई है वो। नहीं, यहाँ पे एक देखे ना, अगेन आप जो बातें कर रहे हैं ना, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। अच्छा आपको लग रहा होगा झूठ बोल रहा है आदमी। अल्लाह की कसम लग रहा है कि पता नहीं यार क्या आपकी बात शक्ल कर से रहा लग है। रहा है कि ये बंदा झूठ बोल अगर रहा है। 1 लाख बंदा इतना नून लीग के जलसे पे नहीं होता, ठीक है। अगर 1 लाख बंदे को अफेक्ट करे, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाहौर शहर में ना 7000 शॉप्स अफेक्ट हो रही हैं नून लीग के रोड के मंसूबे से। 100 ईमेल तो हमें आई हुई हैं स्टोरी की। वो हर हफ्ते एहतजाज करते हैं, जहाज पे 10,000 बंदा, उन्होंने नथ डाल के रखी हुई लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है। 7,000 दुकानें सिर्फ अफेक्ट हुई हैं। अगर 2 लाख बंदे का एक जगह रोज़गार अफेक्ट हो गया है, सिर्फ एक जगह आपने बताई है, अभी हम कराची यूनिवर्सिटी रोड पे नहीं आए, हाँ वहाँ तो कैसे हो सकता है? यूनिवर्सिटी रोड पे कम से कम ये है कि वो चल रहा है ना, मतलब फंसते हैं, 2 घंटे फंस जाते हैं, 3 घंटे जलील हो गए भाई लेकिन आप कहीं पहुंच जाएंगे। वो तो रोड ही नहीं है। अगर आप 3 घंटे जलील हो रहे हैं ना, वो तो आदत है दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है। नहीं ये देखें, अब ये अगला सवाल था कि कराची के लोगों का जुल्म बर्दाश्त करने का थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर चला गया, मसला बढ़ता जा रहा है। रोज़ मेरे ख्याल से हुकूमत उठती है, सोचती है कि आज कौन सा नया जुल्म ट्राई करें, शायद बर्दाश्त कर लें या ना कर लें। सिंध के अंदर, और ये हम थोड़ा कराची शहर से अब बाहर जा रहे हैं, क्या ये बात सच है कि CM सिंध और कराची शहर का आपस में टग ऑफ वॉर होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कि लाहौर का फ़ायदा ये है ना आपका कि आपकी जो CM है मरियम नवाज साहिबा, वो अमलन कराची की भी माँ बनी है ना। उससे तो सबकी माँ है, लेकिन एक कराची सॉरी लाहौर को, हाँ ऐसी लाहौर, तौहीन हम बर्दाश्त नहीं करते सबकी ना, मतलब वो सलमान खान से PMLN जाग पड़ेगा। अच्छा सॉरी। तो ये है कि वो लाहौर को ओन करती ना। अच्छा मैं तो आप पता है आप लोगों को फ्रीक्वेंटली आता रहता हूँ, लाहौर में काम नज़र आ रहा है। मतलब उनके आने के बाद बुज़दार साहब के टाइम पे जो कुछ मैंने यहाँ पे मसाइल देखे थे, कचरा भी नज़र आना शुरू हो गया था। मतलब हमें उस वक्त कहते थे कि ये ना लाहौर कुछ कराची से होता जा रहा है। बुज़दार साहब के टाइम पे लगता मैं था। कहना चाहूँगा यहाँ पे ये झूठ है, कभी भी लाहौर किसी लम्हे में कराची की तरह नहीं था। कुछ नहीं ज्यादती, थोड़ा सा कर ले, थोड़ा कर ले। क्योंकि हम तो कराची में रहते हैं ना, तो आपको पता नहीं वहाँ करना, तो कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू। अब वो मसला से लाहौर बहुत साफ़ है और बड़ा काम नज़र आ रहा है। कराची का मसला यही है कि ना, आई थिंक इट्स टू वे प्रॉब्लम। कराची वाले भी CM को अपना CM नहीं मानते, नहीं मानते, मतलब वो लगती ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आती ना कि हमारा CM है, क्योंकि वो मतलब कोई ताल्लुक नहीं उनका और वो अपनी दुनिया में मगन है। मतलब ऐसा लगता है कि एक सेंस ऑफ एलिनेशन है पीपल्स पार्टी के साथ समहाउ, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ हो सकता है, मुझे पता हो, उस रीज़न पे हम जा भी सकते हैं, लेकिन बड़े आराम से चलते लगा, मुझे पता है, मैं बोल नहीं सकता फिलहाल। लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी से 10 बरदा गुजारिश करूंगा कि भाई खुदा का वास्ता है, आपको वोट पड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा पीपल्स पार्टी ने पिछले 2 इलेक्शन में एक ही काम किया, वो डीलिमिटेशंस छेड़ते रहे। वो समझते थे कि इनके डेमोग्राफिक बदल दो, जो 237 NA ना उसको 240 बना दो। फिर वो बल्दियाती इंतखाबात में भी है कि आपको पता होगा कि MKM ने बाइकआउट किया था इसी बुनियाद पे कि आप ये कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन छेड़ रहे हैं कि जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सिंधी है, यहाँ पंजाबी है। डीलिमिटेशन होती है हल्का बंदी, कि हल्के क्या बनने हैं बेसिकली।
तो वो तो कॉस्मेटिक चेंजेस ना, हालांकि सिंध हुकूमत ने कोई अंडर पासेस वगैरह बनाए हैं, लेकिन देखिए ना कराची का जो एक आम आदमी है ना, उसकी ज़िंदगी बदतर होती जा रही है। कल ही मैं रात को अहमद जावेद साहब के पास था, उनको बता रहा था कि तारिक रोड पे भी वो एक फ्लैट में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है कि तारिक रोड के फुटपाथों पर लोग सो रहे हैं बड़ी तादाद में। मतलब ये लास्ट आई सॉ दिस मंजर वॉज इन दिल्ली। मैं दिल्ली गया था 2008 में, तो 7 दिन गुजारे, आगरा गए और अजमेर गए, तो वहाँ पे मैं बड़ा हैरान हुआ था ना पहुँच के कि यार फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं। फुटपाथ पे इतने लोग क्यों सो रहे हैं। उतने तो बाल नहीं है कराची में, लेकिन कराची की सिचुएशन यहाँ तक आ गई। तारिक रोड आपने देखा? अरे आप आज चलें, अभी कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, रात को जाके देख लें, मेन जो तारिक रोड का सिग्नल है वहाँ पे खवातीन, अच्छा हम लोग मज़हबी लोग हैं ना, हमारे थोड़े से मसाइल भी और होते हैं, भी खवातीन क्यों सो रही हैं यहाँ पे, बच्चे सो रहे हैं। अब कराची में पनाहगाह नहीं बनी हुई? पनाहगाह है, लेकिन ये कराची का एक मसला वो भी है ना कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती रहती है। फिर दूसरा मसला चले, फुटपाथ तो एक मसला है ना, ये तो फिर मेट्रोपोलिस में मसाइल बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह ना करे बढ़े। ये तो लाइट की वजह से बच्चे गली में सोते ना, यकीन जाने मेरा दिल बहुत कटता है। मतलब मेरा दिल चाहता है वाक़ईतन कि ना मैं अब ये मतलब स्कूल कोई और चला लें, मैं ये शहर तो छोड़ दूँ, मुल्क छोड़ दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतने ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल मेरे अपने लिए पैदा हो गए ना ये सारी सूरत हाल देखते हुए, कि एक बच्चे को मैं बताता हूँ कि बेटा ग्रेविटी, वो जो न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था, और फिर सुकरात ने ये कहा था, और AI ये है, अब तुम जो है कंटेंट क्रिएटर बनो। अब हम वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से कंटेंट बनवाते हैं, कुछ खबरें पढ़वाते हैं उनसे, साइंस की बातें करवाते हैं। हमको हुदबा नहीं बताता परवेज़ हुदबा साहब ने कि साइंस से तरक्की होती है। मैंने उसको सीरियस ले लिया, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं। साहब ने ये भी कहा था कि इमिग्रेशन इसलिए थे कि यहाँ से लोग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड वहाँ जाते हैं गोरी औरत के साथ सोने के लिए। ये तो आपका मौजूद है, ये मेरा स्कूल तक मेरा मौजूद है। हर बात जो बंदा कहता है जरूरी नहीं अच्छी हो। हाँ, लेकिन देखिए ना, असल में सीरियस मसला ये है कि हम ना फंस गए हैं, हम आइडेंटिटी क्राइसिस में, तो ठीक है, लेकिन अगर आपने रियासत ने अगर ये फैसला कर लेना कि भाई हमने आगे आपको 19 घंटे के बाद 22 घंटे भी लाइट नहीं देनी ना, तो मुझे बताएं यार, मैं कहीं चला जाऊँ, क्योंकि ना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। इधर हो जाओ। कराची मैं समझता हूँ मीडिया का हब है। कराची में जो लेवल ऑफ कंटेंट बनता है, जियो का हेडक्वार्टर वहाँ पे है, तो के इलेक्ट्रिक की तो ईंट से ईंट बच जानी चाहिए थी, ठीक है, क्यों नहीं बच रही? आप जानते हैं मैंने खुद 6 साल न्यूज़ रूम में काम किया है, और मैं अभी भी एक सहाफ़ी हूँ, तो वही वाले मसाइल है कि जी मैंने एक दफ़ा स्टोरी की बहुत बड़ी के इलेक्ट्रिक के हवाले से, कुंडे के हवाले से ना, कि के इलेक्ट्रिक के लोग कैसे कुंडे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, और लियाकताबाद पे स्टोरी की थी मैंने, ठीक है, उस वक्त इधर मॉडर्न रोड पे इतनी लाइट नहीं जाती थी, तो अगले दिन मुझे भी फ़ोन आए, गिफ्ट हैम्पर्स भी आ जाते हैं, और बहुत इश्तिहारात बहुत बड़ा मसला है ना। अगर आप देखें ना, अभी 5 रुपये कम हुए थे बिजली पे, कुछ मैंने खबरें पढ़ी, और वो खबरें ये सजेस्ट करी थी जैसे के इलेक्ट्रिक की वजह से हुई है। हालांकि हमें तो फ़ोन कॉल पे वो शहबाज शरीफ साहब बता के थक गए कि जी हुकूमत ने ये काम किया है। तो ये बड़ा मसला है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का, कि वैसे ही आपको पता है मेन स्ट्रीम मीडिया श्रिंक हो रहा है, इश्तिहारात कम हो रहे हैं, डिजिटल पे आप जैसे लोग जो है मेन स्ट्रीम का सारा स्पेस खा रहे हैं। सही है, हम आपके साथ। तो उस सूरत हाल के अंदर तो इश्तिहारात है ना, आप खुद देखें ना, आपको पता ही है कि जो हमारे सेलुलर कंपनीज हैं, ओवर द ईयर्स इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हुआ है, सिग्नल ख़राब हुए हैं, नेट की स्पीड कम हुई है, और पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई मीडिया आउटलेट सेलुलर कंपनीज के हवाले से बात कर रहे हैं? मीडिया आउटलेट तो ये भी नहीं बोल रहे कि 5G और 4G और 3G के पैसे अभी भी सरकार को इन कंपनीज ने देने हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, मीडिया नहीं बोल रहा। मीडिया से उम्मीदें कम हो गई हमारी। अब हमारी तो उम्मीद है ना, वो शायद डिजिटल से ज़्यादा है। अब देखें कब तक ये डिजिटल चलने देते हैं। पता चला कोई फायरवॉल आया और एऑन वालों को पाकिस्तान में फायरवॉल नहीं, पैसे इंडिया में तो बैन हो गए आप लोग। हम तो कह रहे डर लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के बाद कराची में बैन ना कर दें आपको। यार मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हम पुट्ठे सीधे पंगे लेते रहते हैं अपनी अकल के मुताबिक, बेस्ड अपॉन जो एविडेंसेस बड़ी न्यूज़ एजेंसीज ने इकट्ठे किए होते हैं। ये जो के इलेक्ट्रिक का क्लिप है, ये सारा कुछ डॉन के इनर पेजेस में होता है, लेकिन जान के ऐसे प्लेस किया जाता है कि उसको ढूंढ ना सके। हाँ, वो खतों में लेटर टू एडिटर में जाता है। अच्छा, वो उसमें भी बड़े मजे की चीज़ नोट की मैंने, अभी सारी चीज़ें देखा था ना, गार्डन से लोग लिखते हैं अंग्रेजी अखबार में खत, पढ़े लिख के लोग अभी भी वहीं रह रहे हैं। हाँ। इंग्लिश अखबार के खत गार्डन से आ रहे हैं। अब ईस्ट गार्डन, वेस्ट गार्डन। अब रियलिटी ये है कि ये सारा डाटा आपके मेन स्ट्रीम एजेंसी से इकट्ठा करती हैं, लेकिन इसको नुमायाँ नहीं करती। मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा शो ताबिश हाशमी का, जी, वो मेरी अकल के मुताबिक सबसे बड़ा शो है उनका, वो कराची शहर से हैं जी, और छोड़ चुके हैं, लेकिन अब लाहौर आ गए हैं। तो वही भाई, आपको 5 दिन लाहौर में हुए हैं, ये मतलब नहीं आपकी शनाख्त है, और वो उर्दू स्पीकिंग है। जी जी, ठीक है, कराची के मामला पे कुछ बोलते भी हैं वो। ठीक है,
तो वो भी के इलेक्ट्रिक पे स्टोरी नहीं करेंगे, हालांकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उनका। चले वो तो अब आपने मेन स्ट्रीम मीडिया से मिसाल उठा लेना, तो हमारे पॉडकास्टर्स है कराची के, अब द वेरी फैक्ट कि मैं यहाँ पे आपके साथ लाहौर में बैठा हूँ। मेरा ये सवाल था आपसे, मैं कहा भाईजान टिकट कटा के इधर आ गए हो। अच्छा नजम भाई वैसे आते रहते हैं लाहौर काम के सिलसिले में, हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। इस दफ़ा को डिप्रेसिंग मुलाकात हुई है, अमूमन ये हमें हौसला दे रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, ऐसे कर लो वैसे कर लो, यूँ हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आया गया कि बकवास है, समझ कुछ नहीं आ रही क्या आ रहा है। वो अपने एक शराफत के अंदाज हमारी तरह गालियाँ नहीं देते वो। तो कराची के जो आपका इंडिपेंडेंट सीन है, बहुत पॉडकास्ट है वहाँ पे, शहजाद है, जुनेद अकरम है, जुनेद अकरम शायद, और नादिर अली भी वहीं का है। नादिर अली और जुनेद अकरम पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉडकास्ट सफ़ेर के लोग हैं, तो ये क्यों नहीं स्टोरी कर रहे? अच्छा थोड़े बहुत करते हैं, जोक्स कर लेते हैं, कोई मजाक उड़ा लेते हैं। अब कराची वालों को एक मसला ये बहुत है कि हम ना अपनी आयरनी पे बहुत हंसते हैं, मतलब इतना हंसते हैं कि वो कभी कभी हमारे पॉडकास्ट में नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि तुम लोग पागल हो क्या क्या बात है, तुम लोग अपने दुख की कर रहे हो। अच्छा वो रिलेट नहीं कर पाते ना बाकी पाकिस्तान के बाकी को, वो तरह महज़ब लोग हैं और उनको ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं। अभी सड़क भी होती है, पानी घर में नलके में आता है। अब आप देखें ना कराची में DH है हमारा, माशाल्लाह सबसे हसीन DH है पाकिस्तान का, उसमें पानी नहीं है, समंदर किनारे DH आबाद है, और हर DH का आदमी उसको पता है कि मैंने वाटर टैंकर ख़रीदना है। अच्छा अब तो ये गरीब तरीन इलाकों में हो गया है कि जहाँ पर रोटी खाने के पास पैसे नहीं है लोगों के पास ना। पहले तो वो चले पानी लाइन का गंदा बंदा पी लेते थे। अब एक और मसला कराची में पैदा हो गया, बोरिंग के जो लेवल्स हैं वो बहुत नीचे चले गए हैं। जाहिर बात है अगर आबादी अनप्लैंड है और सब बोर कर रहे हैं तो वाटर लेवल तो गिरेगा। अब वो गरीब आदमी क्या कर रहा है, वो बेचारा किसी हाइड्रेंट से जाके पानी ले रहा है, जो कि पानी वो भी नाकिस है, लेकिन वो पानी खरीद रहा है अपने बच्चों के लिए। वो रोटी घर में नहीं बना सकता तो वो तंदूर पे जाके जो रोटी खिला रहा है, वो बिरयानी छोले वाली बच्चों को खिला रहा है। अब वो बिजली के पैसे भी दे रहे हैं लेकिन उसको बिजली नहीं दे रहे। अब आप मुझे बताएं ना, आप लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं कि कैपिटलिज्म के मसाइल हैं, जो न्यू लिबरलिज्म के मसाइल हैं, वो यही है ना कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे कमोडिटी दे दें। लेकिन ये कैसे कराची वालों का ताल्लुक है कि मैं लाखों रुपए बिल भी देता हूँ, आप मुझे एवरेज बिलिंग करके लाइट भी नहीं देते, फिर मुझे जनरेटर चलाने पड़ते हैं, मुझे सोलर लगाना पड़ता है। मैं आपको ये होता है, ये एक्चुअली यूनिक है। फॉर एग्जांपल लाहौर शहर के अंदर अशराफिया के और आम एरिया में फ़र्क है। अशराफिया को ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं उसके, लेकिन जो बेस लेवल सर्विस है ना वो कराची से कंपेरेबल नहीं है। फिर दूसरा, यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ के पैसे देते हैं तो वो काम होता है। भाई आपने अगर रिश्वत भी दी है ना तो वो काम हो जाता है। कराची में तो ये लग रहा है कि आप बिल भी दें, भत्ता भी दें, तो चपेड़े भी आपको ही पड़नी है। अच्छा अभी हम बात नहीं कर रहे उन लोगों की जो झुग्गी में है या वो इलीगल या इनफॉर्मल सेटलमेंट में है, जो बिल्कुल ही कच्ची आबादियाँ हैं। वो एक बहुत बड़ा मसला है कराची का गो के। अब वो हो ये रहा है कि वो जो कच्ची आबादी किसी भी लोकेलिटी के साथ अगर अटैच हो जाए ना, तो के इलेक्ट्रिक वाले सबकी लाइट बंद कर देते हैं। अच्छा पहले क्या करते थे, अब अगर हम टेक्निकली थोड़ा समझाएं देखने वालों को ना, कि भाई ग्रिड होता है, ग्रिड से जाती है बिजली फीडर में, फीडर पे वो वायर होता है जो आपके PMTs में जाता है। अच्छा पहले ये करते थे कि एक PMT बंद कर दिया, मसलन समझे 100 घर बंद हो गए, 150 घर बंद हो गए, 5 गलियाँ बंद हो गई, तो एक फीडर में 15 से 25 PMT होते हैं, मुझे किसी ने के इलेक्ट्रिक वाले ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया। तो वहाँ पे के इलेक्ट्रिक ने क्या कहा, नहीं ये काफ़ी नहीं है, ये लोग कुंडा डाल लेते हैं बराबर वाली गली के अंदर, इनका पूरा फीडर बंद कर दो। यानी तकरीबन आपको 2000-2500 घर फारग कर सब। अच्छा हमारा जो स्कूल है ना, जो मस्जिद स्कूल है, क्योंकि मस्जिद के अंदर स्कूल भी बनाया हुआ है, सामने भी 3 बिल्डिंग हो गई है, हमारा PMT पूरे इलाके से अलग है। ये मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो पूरी जो इलाका है हमारा, चले वो बिजली का बिल देता है नहीं देता, हमारा PMT सेपरेटेड है, डेडिकेटेड है, उस पर कोई किसी का, आपका तो लोड शेडिंग बनता ही नहीं है। बंद और नहीं होती थी पहले। लेकिन फिर के इलेक्ट्रिक ने क्या पॉलिसी की कि नहीं हम PMT बंद नहीं करेंगे, हम पूरा फीडर बंद कर देंगे, तो जितने भी PMTs आ रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। अब मुझे बताएं यार ये कैसा है, मतलब इंसाफ है ये? और आप कलेक्टिव पनिशमेंट वाली आपने जो वीडियो में बात की, तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं तो क्या है ये? नहीं, वैसे इसके खिलाफ सिंध असेंबली में भी बात हुई है। अच्छा मज़े की बात है कि सारे फोरम से बात हुई है, सब ने कहा गलत है, किसी ने नहीं कहा सही है। सुप्रीम कोर्ट, सिंध असेंबली, आपका नेपरा ने कहा, नेपरा ने जुर्माने लगाए कि आप जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। कराची इलेक्ट्रिक टच से मस नहीं होता। तो कौन है कराची इलेक्ट्रिक के पीछे जो इनको टच से मस नहीं होने देते? मैं खुद बताऊँ आपको, मैं नाम नहीं ले सकता, मतलब मैं इतना इशारतन कह सकता हूँ कि मैं वज़ीर आला के पास नहीं गया, मैं समझ गया, कराची के सबसे ताकतवर आदमी से बात की, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आप CM सिंध से डायरेक्ट बात कर रहे थे जो कराची में बैठे होते हैं। हाँ असल वाले। अच्छा मसला ये है कि उसमें भी टीयर्स हैं कि आपकी किससे बात हुई हुई है, आपकी इधर बात हुई हुई है,
एक कंपनी की इधर बात हुई है, एक कंपनी की GHQ बात हुई है। एक की डोनाल्ड ट्रम्प से हुई है। हाँ, तो मैं वैसे एक्चुअली इस चीज़ से बहुत सरप्राइज़ हुआ था कि हमारे सियासतदान, रियासती इदारे, जुडिशल इदारे कितने इन्वॉल्व हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस के सपोर्ट में। आप हैरान होते हो, मतलब हम कारोबार करते हैं, आप भी कारोबार करते हो, आप एक कंपनी के लिए काम करो जो बहुत बड़े पैमाने पे कारोबार कर रही है, हर जगह लुच फ्राई हुआ है, हर जगह थोड़ी थोड़ी आंच पे उन्होंने ऑप्शन रखी हुई है। यहाँ पे फिर ये सवाल बनता है कि कराची के अंदर से कोई जेन्युइन जो तहरीक है, क्या वो उठ रही है या बन रही है या पनप रही है या जन्म ले रही है? कोई आपको नज़र आती है ऐसी चीज़? देखिए, कराची में गुस्सा बहुत है, जज्बात बहुत भड़के हुए, लेकिन ना वो मोबिलाइज नहीं हो पाते, वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते। अच्छा, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात है, कराची वालों को लगता यही है कि जो पिछले हमारे कई दिहाइयाँ गुजरी है ना, उसमें MQM, जब मैं बात कर रहा हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली MQM की, यानी ये 22 अगस्त से पहले वाली MQM की, उसने कराची के ना नब्ज़ को, बल्कि कराची की नब्ज़ को क्या, कराची को यहाँ से पकड़ा हुआ था गले से। तो कोई जेन्युइन चीज़ भी होती थी ना, तो वो MQM ही ने चैनलाइज करनी थी, ठीक है, वो जेन्युइन होती थी। लेकिन उस पूरे दौर के अंदर कराची के अंदर एक अजीब चीज़ ये पैदा हो गई है कि अब हम जो है ना वो मसीहा का ही इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब कोई मतलब हमारे गुस्से को चैनलाइज कोई और करेगा। दूसरी एक चीज़ कराची में हुई, अगर वो है तो कंट्रोवर्शियल बात, मतलब मैं पहले से बता दूं, मैं कोई PTI सपोर्टर नहीं हूँ। एक तो यहाँ पर जैसी कोई बात करें आप पिछले इलेक्शन की, वो कहते हैं ये PTI वाला आ गया। अच्छा, जो कराची ने निकल के वोट डाला ना, वो बड़ा अमेजिंग था। लेकिन उसके बाद लोगों के चेहरे पर मायूसी देखी मैंने, लोगों के आंखों में आंसू देखे पोस्ट इलेक्शन कि ठीक है जी, रियासत को वो पार्टी पसंद नहीं थी, लेकिन ये कि हमारे साथ हुई जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ख़वातीन ने, बड़ों ने, बच्चों ने जैसे वो निशान ढूंढ ढूंढ के वोट डाले ना, और याद करवा के। लाहौर में भी ऐसे ही था। तो ये हो गई है बहुत बड़ी ज़्यादती। अब इसका ज़्यादती का कोई अदाला करें और लोगों के अंदर ये ट्रस्ट बहाल करें कि भाई आपके वोट की अहमियत है, या फिर ये कर दें कि बता दें कि भाई वोट मत डाला करो, इससे कुछ नहीं होता, हम तुम्हारे मसले वैसे हल कर देंगे। और बताओ, कराची वाले इतने बेहिस हो गए हैं कि अगर अभी जैसे ना कोई इस फील्ड की तरफ भी अगर कोई नजर करम करे और भारत की तरह इसको भी फतह करने की कोशिश करे ना, तो कराची वाले दिल दे देंगे अपना। एक ऑपरेशन यहाँ भी हो जाए। हाँ, एक ऑपरेशन यहाँ भी हो, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान कराची में भी तो है ना। अच्छा, ये कभी MQM के साहब है, खुर्रम अली शायद नाम है, खुर्रम तो नाम है उनका, उन्होंने कहा भी एग्जैक्ट उनके वर्ड्स थे कि जो K इलेक्ट्रिक है ये भारत से कम नहीं है कराची वालों के लिए। मुझे ये समझ थी, प्राइवेटाइजेशन को मैं बिल्कुल अच्छी चीज़ समझता हूँ, लेकिन प्राइवेटाइजेशन विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल तो बर्बरियत है। बिल्कुल है, ठीक है, और समझ आता है कुछ काम गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन K इलेक्ट्रिक वाहिद कंपनी है पूरे पाकिस्तान में जो मैन्युफैक्चर भी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, रिकवर भी कर रही है। बाकी पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। ये बहुत अजीब सी बात है। देखिए, K इलेक्ट्रिक वाले तो जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी समझ से भी बाहर है, लेकिन जो उनको करना चाहिए ना, एक तो रियासत को कम से कम ये करें, जो कि वो शायद नहीं करेंगे, कि मोनोपोली तो ब्रेक करें ना भाई। नहीं कर सकते। आपने अच्छी बात है, प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन सर आप मुझे बताएं, प्राइवेटाइजेशन किसी उसूल पे होती ना, किसी कंपटीशन पे होती ना, कि भाई आप मुझे अच्छी बिजली नहीं दे रहे तो मैं सलमान से लाके ले लूँगा, सलमान नहीं दे रहा तो अमान से बिजली खरीद इस लूँगा। वक्त K इलेक्ट्रिक ने कराची शहर को यरगा माल बनाया हुआ है, गवर्नमेंट उनको बंद करके उसका ऑल्टरनेटिव अगले 5 साल 10 साल नहीं खड़ा कर सकती। $4 बिलियन जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस जो वो रिकवर कर चुके हैं, अगर K इलेक्ट्रिक को कल रिप्लेस करना है तो $बिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ से आएगी? चले फिर K इलेक्ट्रिक ये करे कि भाई के जो प्रीपेड मीटर्स तक तो पहुँचे ना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। जैसे मैं जाम्बिया की मिसाल दी और दुनिया के ममालिक हैं कि आप ये कर लें कि ठीक है, आपने बिल्कुल जो है ना क्रूड कैपिटलिस्टिक बुनियादों पे मामला करना ही है, वो कर लें। आप हमें प्रीपेड मीटर लगा दें, अगर मैं बिजली नहीं देता तो मेरी बिजली काटे, आप बिजली नहीं दे रहे तो आपकी बिजली बंद। K इलेक्ट्रिक के 2 लेवल पे प्रॉफिट हैं, एक जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करी जेन्युइन बिलिंग से, और फिर एक चोर दरवाज़ा है। अब वो चोर दरवाज़ा मिड लेवल मैनेजमेंट खा रही है, वो आई एम श्योर अब राज ग्रुप का CEO नहीं बैठे खा रहा। ठीक, आप कह रहे हैं कि मिड लेवल मैनेजमेंट अपना टांका हटा दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमने देखा है कि जिन कॉरपोरेशंस को दुनिया भर में मोनोपोली बनाने दी गई है, उसमें सिस्टमिक करप्शन आ गई है। सरकार के मोस्ट डिपार्ट्स में करप्शन इसलिए कि सरकार की मोनोपोली होती है, तो कहते हैं हम नहीं तो कौन। ठीक, तो लोग फिर उसमें डंडियाँ मारते हैं। कराची के अंदर कोई प्राइवेट बिजनेस ग्रुप बिजली के काम में नहीं आना चाहता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पावर हाउस वहाँ बैठे हुए हैं। भाई आप देखें ना, अभी IPP वाला मसला भी तो आपने हल किया ना, उसके अंदर डॉलर बैक्ड वो जो थे मुआहदा वो ख़त्म किया, जो टाइम के मसाइल थे, रेट के मसाइल थे, हालांकि वो तो मुआहदा था,
मुआहदा कैसे बदल सकते हैं? तो भाई जब यहाँ पर IPPs का मसला हल कर सकते हैं, जो कि जिसका फ़ायदा पूरे मुल्क को ही हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये के इलेक्ट्रिक का मसला क्यों नहीं हल कर सकते? के इलेक्ट्रिक का मसला कराची के मसले की तरह है कि कराची का मसला अब इतना बड़ा हो गया कि कोई हल कर नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आपके ख्याल से कितनी कच्ची इलीगल या फिर जो टर्म आपने इस्तेमाल की थी इनफॉर्मल सेटलमेंट्स कराची में कितनी होंगी? बहुत ज़्यादा है। वो मुझे याद पड़ रहा है, मैं आरिफ हसन साहब की टॉक जो मैंने अटेंड की, हो सकता है नंबर बताने में अब गलती कर दूं, लेकिन है कि 40% से ज़्यादा इलाके इनफॉर्मल सेटलमेंट है, या तो वो झुग्गियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं। जैसे मैं बताइए, मैं आप सच्ची बातें हम कर ही रहे हैं। जैसे मार्टन रोड का जहाँ पे इलाका स्कूल हमारा जहांगीर रोड, ये सरकारी आबादियाँ थी जब पाकिस्तान में कैपिटल कराची होता था। तो यहाँ पर सरकारी लोग रहते थे, उनके क्वार्टर्स थे। वो फिर जब कैपिटल मूव हो गया इस्लामाबाद में, तो ये हुआ कि सरकारी लोगों ने एक गुनाह किया, सबने नहीं, बहुत से लोगों ने, वो अपने क्वार्टर्स बेच दिए जो कि सरकार की जगह थी, यानी ये वो स्टाम्प पे बेच दिए। हाँ, वो तो ऐसे बगैर पेपर के ऐसे यूँ करके अब जो मर्जी करे। अब सूरत हाल ये हुई कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर लोगों को ये मालिकाना एहसासात पैदा हुए। फिर हमारे जो साबका MQM, मौजूदा MQM नहीं, मतलब 22 अगस्त से पहले वाली, उसके एक हाउस एंड वर्क्स के वजीर होते थे, वो उनके शायद इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुझे जहाँ तक पता है, सफ़ानुल्लाह साहब, मैंने सुना था, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं, वो के देख लीजिएगा, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। तो उस ज़माने में क्या हुआ कि वो MQM वालों ने, क्योंकि इलेक्शन आए थे 2008 के, तो इलाके में आके मालिकाना हुकूक के सर्टिफिकेट बांट दिए। सरकारी, हाँ, वो पेपर ही था सरकारी, उस पर जाहिर है कि वो वजीर साहब ने बांटे, तो लोगों में ये एतमाद पैदा हो गया कि तो हमें MQM ने मलकियत दे दी है, तो हम मालिक हो गए। ठीक है, हमने कैसे भी खरीदा था, वो लीगल था, इलीगल, अब वो मैटर नहीं करता। तो वहाँ पर दे दनाधन इंक्रोचमेंट शुरू हो गई, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है। मतलब समझे 80 गज का प्लॉट है, उस पर अलिफ सीधी इमारत खड़ी कर देते हैं 4-4 फ्लोर की। अब वैसे ही वहाँ पे बिजली पानी नहीं है और सड़क भी नहीं है, आबादी 4 गुना हो गई। आबादी जो है वो बढ़ती गई। फिर कुछ लोगों की एक कॉन्ट्रोवर्सी थ्योरी ये है कि यहाँ पर कई जगह पर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती कि यहाँ से गरीब लोग मूव हो जाएं। ये शहर के दिल में बैठे हुए हैं, बस्तियाँ बसा के, यहाँ पे हम बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं जो अरबों खरबों का काम होगा। लेकिन अगर ये बात ठीक है तो वो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आप एक जगह से गरीब लोगों को पुश करके आप बाहर करते हैं ना, तो उनसे भी गरीब लोग आके रहना शुरू कर देते हैं वहाँ पर। और अगर एक फ्लोर के मकान में 4 गरीब लोग रह रहे थे, अब वहाँ पर 16 रहेंगे 4 फ्लोर बना कर, क्योंकि कराची के अंदर ज़मीन इतनी महंगी है कि लोग समझें कि जो बिल्कुल मलबा होता है ना, और बस जगह मिल जाए 80 गज 100 गज, उसकी भी 50-50 लाख के सौदे कर लेते हैं कि बस ये तुम पैसे पकड़ो, हट जाओ, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे आके। तो कराची इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिटी, और आपने देखा ही है, तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा ये इनफॉर्मल सेटलमेंट बसती गई, वहाँ पर पानी, बिजली और ये गैस के मसाइल हो गए पैदा। फिर वहाँ पर अब हाई राइजेस बन गई हैं। क्या अब कराची के अंदर लसानी बुनियादों पे तफरीक है या नहीं? नहीं, उतनी नहीं है, मतलब कम हुई है या ज़्यादा हुई है? बहुत कम हो गई। मतलब मैं मिलीनियल हूँ, तो मैं देखता हूँ ना कि हमारे सामने कोई भी नाम ले, उसका नाम में खोकर आ रहा हो, अंसारी आ रहा हो, वो ऐवान हो, हमारा दिमाग जाता ही नहीं है। मतलब इट डजेंट मैटर कि वो ऐसे ही होता है कि 2 नाम है किसी के। मतलब मैंने बहुत कराची में NED यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वो एक मिडिल क्लास सरकारी यूनिवर्सिटी है। फिर मैंने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी से पढ़ा, वो बड़ी एलीट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अमीर लोग आते हैं, तो वहाँ पर सिंधी, पंजाबी, बलोच, सब थे, और हमें वाक़अतन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी पिछली नस्लों में था, वो भी उसकी वजह से आपको पता है कि MQM और पीपल्स पार्टी की गिरफ्त थी, वो फिर पश्तून महाज लड़ाई। अब जो जनरेशन जी आई ना अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो और फारिग है इन मामला से, जो कि अच्छी बात है। उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई आप कौन सी ज़बान बोलते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि चूँकि जब सब लोग मिल के रहते हैं ना, तो जो आप भी उस दिन बात कर रहे थे कि भाई कि कल्चर में ज़रा फ़र्क होता है। अब एक बलोच फैमिली है, उनकी शादी करने का कल्चर ज़रा अलग होता है। तो जो हमारे मुहाजिर, जो हम सो कॉल्ड जो महज़ब समझते हैं अपने आप को, या होते भी होंगे, तो उनको लगता है कि दस्ती अपना होते भी होंगे। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है। उनको लगता है कि यार ये कैसी जहालत है। वो होते हैं, वो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ के अंदर तो कराची वाले बराबर के शरीक है ना। मतलब नई सड़क बनती है कहीं, वो वहाँ पे वो कील गाड़ के, वो तंबू लगा के मेहंदी कर दी थी, शादी कर दी थी, वो मिलाद हो रहा है रबीउल अव्वल में, वो मुहर्रम में मजलिस हो रही है। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़, तो हम सिटी को ओन नहीं करते। ये आपने शादी वाली बात की, बहुत अरसा पहले पंजाब में शादी 10 बजे तक हो गई थी। 99% ब्यूरोक्रेट, सियासतदान 10 बजे शादी बंद करते हैं। बीच में लोग वायलेशनें करते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं, बहुत बड़े कारोबार, लेकिन अवामो नास 10 बजे बंद करती है। मेरी अपनी शादी 10 बजे बंद थी, 10:30 मैं घर था जी।
मेरी बहन का वलीमा भी इधर हुआ ना, तो हमारे कराची से आए हुए मेहमान बहुत परेशान हो गए थे कि अभी तो शुरू हुई है, ये ख़त्म कैसे हो गई। लेकिन वहाँ तो शादियाँ शुरू ही 10 बजे होती हैं और फजर तक चलती हैं फिर। हमारे भाई की कराची शादी हुई, अच्छा, आपके वो तो जुड़वा भाई जो है, तो उसकी UK वाले फैमिली भाई। को तारक साहब ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा, देखें जी हम 8:15 पे होंगे, 10:15 नहीं तो 10:30 हम उठ जाएंगे। और हमारी जो उनसे लड़ाई थी वो ये थी कि जी आप खुदा के वास्ते 9:30 आए, हमारा केटरर ही 8:30 आएगा। तो ये डिफरेंस है, पर उससे ये मुझे लगता है और मुझे ऐसे फील होता है कि लाहौर में, पंजाब में लोग लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, लॉ अपनी रिस्पेक्ट को इन्फोर्स करता है लाहौर में। कराची में जब ये बहुत सख्ती हुई ना कि आप 12 बजे बंद करना है, या मैं खुद देखी वो शादियाँ, वो जो वैन पुलिस की खड़ी होती थी उनको खाना खिलाते थे, आधी देग चढ़ाते थे देग, और वो बाहर की लाइटें बंद कर दी, अंदर काम चल रहे हैं। अच्छा, उस पर डिपेंड करता था कि हॉल वाला या लॉन वाला वो खुद कितना जो है ना रिस्पेक्टेबल आदमी है इन टर्म्स ऑफ लॉ, कि भाई मुझे अपने लॉ को फॉलो करना है। तो कुछ लोग करते थे कि भाई यहाँ निकले, बंद कर दिया, वरना वो क्या करते थे, हॉल वाले भी एक्स्ट्रा पैसे लेके जी आप बैठे रहें। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पहले 2-3 साल जब ये कानून बना था ना, लोग ने छोटी मोटी वायलेशन ये कहानियाँ डाली। उसके बाद मतलब मेरे छोटे भाई की शादी अमान की अभी 2 साल पहले हुई है, हमने तो नहीं सोचा वायलेट करने का। 10 बजे में 10 बजे मिजाज बन जाता ना। मेरे इलाके में एक दफ़ा क्या हुआ, हमारे इलाके में तो अक्सर ही शादियाँ ना वो सड़क पे वो तंबू गाड़ के करते रहते हैं। अच्छा, मेरे घर में कोई बीमार था और मैं ज़रा सहाफ़त के अपने उरूज पे था, ज़रा बड़ी बड़ी पोस्ट हो गई थी, एडिटर बन गया था मैं ट्रिब्यून का, पूरा जालम था ना, पूरा जालम आदमी था। इस्लामाबाद डेस्क हेड कर रहा था मैं अपनी जवानी में, भरी जवानी में, और परेशान था कि क्या हो गया। तो वो वहाँ पर शादी चल रही थी और उन्होंने बहुत ही ज़ोर से गाने लगाए, घर में कोई बीमार था। मैंने उनको जाके बहुत सलीके से कहा कि देखें ये आप ज्यादती कर रहे हैं, रात के 2:30-3 बज गए थे, बल्कि नहीं 3:30 बज गए, थोड़ा थे। कम कर लें, कर्म करें, मेरे घर पे बीमार है। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया, तो मैंने फ़ोन कर दिया 15 पे, 15 वालों ने भी उतना सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने एक और जगह फ़ोन किया तो फिर वो सब ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। अच्छा, वो गाड़ियाँ आ गई पुलिस वाली और वो शोर हो गया इलाके के अंदर, उन्होंने आके म्यूज़िक बंद करवा दी। अच्छा, म्यूज़िक बंद करा दी, फजर में जी वो मुझे मिल गए, वो कहने लगे यार हमें आप पहले बताते, वो पुलिस वाले हमारी देख ले गए उठा के। तो अब मुझे बताएं यार असद भाई, मैं जालिम हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं क्या हूँ? मुझे वाकई में कराची में समझ नहीं आप आता। कराची के हो। मेरा ख्याल है वैसे ये जो आपने बात की ना बीच में, कि कराची वाले अब ना अपने पेन पे सिर्फ हंस सकते हंस ही हैं। सकते हैं। ये जुनैद दाल अकरम कॉमेडी हो गई हमारी। के गुफ्तगू में नज़र आता है, शहजाद की गुफ्तगू, उनको कोई बात, आप कोई बात करें ना कि यार ये ऐसे है, एक तो उनको यकीन नहीं होता उस बात पे, ठीक है, और दूसरा है कहते हैं वो उसमें कोई ना कोई मजाक ठट्टा ढूंढते हैं। वो हमारा कोपिंग मैकेनिज्म बन गया हमारा, वो हमारा वाक़तन कोपिंग। देखिए, अगर हम अपने दुखों की बात करें ना, मतलब आपको पता है कराची में लोगों को मोबाइल के लिए मार दिया जाता है। इस तरह मेरे मामू, सगे मामू, कोई रिश्ते के मामू भी नहीं, 27 साल के थे वो, 2014 2 जनवरी, और एक मोबाइल के लिए उनको यहाँ पे दिल पे गोली मारी थी। और मतलब हम वो है ना सूफ़ी लोग हैं, रबीउल अव्वल शुरू हुआ था और वो हमारे घर आए थे पहले, वो वालदा ने उनको कुछ खाने वाने की चीज़ें दी और कुछ सामान दिया नानी को पहुँचाने। तो वो उधर आयशा मंजिल पहुँचे, वहाँ पर किसी ने उनको इंटरसेप्ट किया। सुना ये है क्योंकि वहाँ पर किसी ने हमें CCTV फुटेज भी नहीं दी, लोग डरते हैं दुकानदार, वाक़तन हम बहुत कोशिश की फुटेज दे, तो नहीं दी, कि उन्होंने ज़रा सा रेजिस्ट किया, उनका कोई महंगा मोबाइल था। और मेरी नानी को अगले साल कैंसर हो गया, और मुझे याद है वो क़यामत की रात थी हमारी। और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी क़यामत की रातें मैंने देखी है ना, मतलब फलाने के भाई को मार दिया है, मोबाइल छीन रहे थे, उसके बेटे को मार दिया, मतलब जवान लोग, बूढ़े लोग, कोई भी महफूज नहीं है। और हमें भी नहीं पता, मतलब इवन ये है कि पहले ना मुझे वो मेरे 2 मोबाइल छिने, दोनों दफ़ा ही गन पॉइंट पे छिने, तो उसने मुझे नुकसान ये किया कि जो मेरे अंदर एक डरने का जो लिहाज था ना, वो ख़त्म कर दिया। अब मुझे 2 दफ़ा रख के मोबाइल आप छीन लें तो मेरी नफ्सियात क्या मुरतब होगी। मेरे मामू को मार दिया, मेरे दोस्तों के यहाँ वाक़यात हुए हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि लाहौर में ये होते हैं वाक़यात चंद, लेकिन जब मैं बड़ा मोबाइल लेके निकलता हूँ ना, मेरे जहन में नहीं होता। कराची में मुझे मुसीबत ये होती है कि जब मैं सिग्नल पे रुक जाऊँ या ट्रैफिक जैम हो जाए, अकेला हूँ तो इतना डर नहीं लगता, सच्ची बात है। फैमिली हो तो मोबाइल ले देंगे, मार देंगे। फैमिली होना तो वो बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। फिर मुझे कभी कभी ना, मैंने आज से अपनी बीवी को भी बात नहीं की, शायद उसको पॉडकास्ट देख के पता चले, मैंने आज तक नहीं कही उसको। वो जब कभी हम फंस जाते हैं ट्रैफिक के अंदर, बच्चे होते हैं उनको हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, चुप हो जाओ, हाँ फोकस करने दो मुझे।
अब वो बच्चे भी देखते हैं अब्बा को अचानक से क्या हुआ है। मैं एक बंदा जो वैसे गुस्सा नहीं करता हाँ, एकदम से, अब अचानक से ट्रैफिक जैम हुआ गुस्सा क्यों, मुझे बच्चों की फिक्र होती है, अपनी बीवी की फिक्र होती है कि यार हम लोग किसी इंसानों के शहर में थोड़ी रहते हैं। अब जहाँ पर रोज़ाना की वाक़यात हैं, मोबाइल छीन लेते ले जाएं। अब कराची वाले इस पर राज़ी हो गए, ये हमने एक ये कॉन्ट्रैक्ट न्यू कर लिया। नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया। हाँ हाँ, मतलब आप अब तो यार कितने वाक़यात ऐसे हैं, यकीन जाने, आई एम नॉट लाइंग, बगैर मोबाइल के, वो बगैर गन दिखाए लोग मोबाइल ले गए और दे देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास है। मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो भी आया हुआ था आपके पास, है ना? हाँ 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 हाँ। कि उसको बताया उसने बस में बैठ के, पहली ही बात है कनाडा वाला, हाँ, दूसरा वाला? वो कनाडा वाला। अच्छा। कि भाई मेरे पास है, बस में जाते थे NED ना, तो उसने दे दिया। वो यकीन किया भाई बंदा सच तो बोल रहा होगा ना, झूठ थोड़ी बोलेगा। ईमानदारी से चली। ईमानदारी से। हाँ। तो कराची के ना ये मसाइल है असल में। वो यहाँ पे अहमद फौजान भी आए थे, वो मैंने ना उसकी वो थंबनेल भी लगा दिया था, वो कि कराची वाले रोते बहुत है। तो मैंने फौजान मेरे को बताया यार कराची वालों के ना असल में हम इतना रोए हैं कि हमारी आंखें खुश्क हो गई हैं। अब हमारा जो हंसना है ना वो हमारे रोने की तर्जुमानी करता ये है। जो आपने बात की है ना कि आपके जो मामू के साथ हुआ, अल्लाह आप सबको सब्र दे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे इंशाल्लाह। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये आपका मेंटल मेकअप चेंज कर देता है, इस तरह के वकूए। भाई होते रहते ना, ये रुकते नहीं है। थोड़ी है कि चलें वो 6-8 महीने हो गए तो रुक गए। हाँ, कराची ने इससे भी वर्स्ट टाइम देखा है 2008 से 2013 में, कि बसों से उतार के ले गए और वो लियारी से बंदा मिलना है 4 दिन बाद, और वो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रहा था कि वहाँ पे जो औरतें थीं और वो बोरियों में लाशें काट काट के भर रही थीं, और कोई बनारस से लेकिन मिल वो रहा है, और चीज़ थी, ये और चीज़ है। हाँ वो एक वेव थी। वो एक आप समझे लसानी जंग थी। हाँ, ये तो रोज़मर्रा स्ट्रीट क्राइम है। रोज़मर्रा स्ट्रीट क्राइम है, और ये रुकते नहीं है। और फिर उसके बाद जो हमारे वहाँ पे कराची चलाने वाले ना, वो जिस किस्म के बयानात देते ना, तो वो और हैरानी होती है। आपको याद होगा वो पीपल्स पार्टी के मशहूर आदमी, उन्होंने कहा कि कराची वाले खुद अपनी लाइटें तोड़ देते हैं। तो शाहजेब खानज़ादा साहब ने भी उनको बुला के पूछा था शो में कि भाई कैसी बातें कर रहे हैं, कि क्यों कोई अपने पागल हैं। बस वो इस तरह की मतलब विक्टिम ब्लेमिंग भी कराची में बहुत ज़्यादा होती है। एक बात जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा ना आपसे, क्योंकि आप लोग मसला से इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी करते हैं काफ़ी, कि कराची के ना नौजवान में एक निहिलिस्टिक वाइब बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैं, आपको पता है, नौजवानों के साथ काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उनकी नौकरियाँ लगवाना, उनकी ट्रेनिंग, इंक्यूबेशन सेंटर, क्योंकि हमारे से स्कूल नहीं है, इंक्यूबेशन सेंटर भी है। इंक्यूबेशन सेंटर भी है। फिर हम वहाँ पे AI के, IT के, लैंग्वेजेस कोर्सेज, पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं, और वेब डेवलपमेंट कैसे होती है, एंड्रॉयड कैसे बनता है, ये वो। तो उनके अंदर मुझे एक निहिलिस्टिक वाइब नज़र आती है। क्योंकि जब, हालांकि मैं इस फ़लसफ़े से पर्सनली एग्री नहीं करता, लेकिन आपको पता है कि अगर रियासत जो है ना वो आपकी एक सेंस ऑफ अथॉरिटी इस्टेब्लिश करती है। जैसे मेरा बाप है, माँ है, वो पहली है, बड़े हैं, फिर रियासत है, वो फिर खुदा तक बात जाती है ना। एक पूरी एक थ्योरी है जिसको मैं पर्सनली एग्री नहीं करता। वो जो रियासत का साया उनके सरों से हट रहा है ना, तो उनके अंदर एक पर्पसलेसनेस जो है ना वो बहुत न्यू नॉर्म सा बन गया है कि ऐसे तो होता है। देखिए, जुनैद अकरम जो मकबूल है, जुनैद अकरम कोई फ़लसफ़ा एस्पाउस नहीं करता। जुनैद अकरम का कंटेंट स्टार्ट हुआ था वेंटिंग से, कि एक बंदा वेंट कर रहा है। ऑब्वियसली वो बंदा नहीं, वो कराची था जो वेंट कर रहा था। आज भी जुनैद अकरम का कंटेंट स्टाइल वही है, वो वेंट करता है। जब पूरी की पूरी एक इलाका वेंटिंग पे आ जाएगा, हम कर कुछ नहीं सकते सिवाय बकचोदी के, ठीक है, ये रियलिटी है। उसमें निलिज्म सेटन करना सरप्राइजिंग नहीं है। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी बात आप कनाडा वाले दोस्त ने कल की, सैटरडे को कही थी। उसने कहा था कि पंजाब का बंदा बाहर जाता है ना, तो उसके 40 खान वादे यहाँ होते हैं, तो वो जुड़ा रहता है। 10 साल बाद 5 साल बाद वापस आ जाता है। जब कराची का बंदा बाहर जाता है खसमानु का है, वो जूती लेके जाता है ना, वो जूती उठा के जाता नहीं। और यही हुआ मेरे दोस्त जो कनाडा वाला ना, वो यही कहता रहता है यार वहाँ पे ना वो LGBT के मसाइल हो गए हैं, अब मैं बच्चों को कैसे बचाऊँ। और हमने अहमद जावेद साहब के पॉडकास्ट भी किया कि बच्चों को वेस्ट में कैसे पाले पोसे बड़ा करें। उन्होंने कहा भाई वो कैसे बचाएंगे आप, उन्होंने फैसला कर लिया भाई। हाँ, अब वो उनकी सकाफत है। हमारे यहाँ कराची में फैसला कर लिया कि आपको जिंदा नहीं आने नहीं। तो ऑफ कैमरा मैंने आपको एक दफ़ा नहीं, कहीं जाएगा भजन लाहौर आ जाओ, यहाँ स्कूल बनाते हैं, यहाँ ये करते हैं, वो तो यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। शौकत खानम जब बना तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, गवर्नमेंट ने ज़मीन भी दी, ज़ाती तौर पे नून लीग ने पैसे भी दिए, और हर बंदे ने पैसे दिए कि यार एक अच्छी चीज़ बन रही है। और आज तक शौकत खानम के मामलात में सरकार नई लुच फ्राई करती कि यार एक अच्छी चीज़ है, सर्विस है। रेस्क्यू 1122 मुशर्रफ दौर में परवेज़ इलाही ने बनाया, नून लीग ने उसको एक्सपैंड किया, PTI ने भी एक्सपैंड किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। मैं तो कहूँगा इवन KPK में फ़र्क है कि गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो कुछ पॉलिसीज़ चलती रहती हैं। बलूचिस्तान में खैर प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फॉर सम रीज़न कराची में ये माहौल वाइब नहीं मिली। देखिए कराची में मैं दरख्वास्त ही करना चाहूँगा कि एक तो पीपल्स पार्टी से मेरी बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि सर आएँ, मिलें, बैठें, बात करें, कोई हल निकालें, तसल्ली दें, तशफ़ी दें, कोई सर पे हाथ रखें। ये बच्चे सब यतीम हो गए
और मैं बाहर एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो हो सकता है वो सख्त जुमला लगे, लेकिन सच यही है कि हमारी, चाहे वो ये सियासी जमातें हों चाहे रियासत हो, इन्होंने पहले हमारे बच्चों के ख्वाब छीने, अब इनकी नींद भी छीन ली है, अब ये सो भी नहीं सकते। तो पहले तो ये था कि सो के ख्वाब ही देख लेता था कि मैं वो बनूंगा, मैं आरफा करीम बनूंगा, बड़ा हुआ था ना वो आरफा करीम, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। बच्चों को ख्वाब आते थे कि यार हमने कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट जाना है, ये करना है, वो करना तो वो अच्छा वो अरे मैं भी उसी नस्ल से था, आरफा करीम वाले ख्वाब देख के हम बड़े हुए। तो यहाँ पे हमने इतने महंगे कंप्यूटर लगाए ना 3D सिस्टम्स, जो कि अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेज में नहीं है। कराची के एलीट स्कूल में आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिस्टम नहीं मिलेंगे आपको। वो कुछ लोग ऐसे हैं, आप जानते हैं उन लोगों को, वो अल्लाह के बंदे, वो लगे रहते हैं कि नहीं हम अपने बच्चों की तरह सबको आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, वो बच्चों को हम होमवर्क देते हैं कि भाई तुम घर जाओ, तो वो कहते हैं कंप्यूटर नहीं है। तो हमने कहा चलो हम यहाँ पे तुम्हारे लिए 150 कंप्यूटर लगा दिया। बड़ी खुशी हुई कि 150 कंप्यूटर पे जनरेटर पे काम करो। अब वो बच्चे इस आलम में हैं कि वो अपने कॉपी और पेंसिल वाला होमवर्क भी घर जाके नहीं कर सकते। अरे बिजली नहीं तो कैसे करोगे? हमारा प्लान है अगले साल कि हम जो स्कूल है ना, अभी तो हमारा स्कूल चलता है सुबह 8 से लेकर 1 तक पहली शिफ्ट आती है, फिर 1 से 6 तक आती है, फिर 6 से 9:30 तक आती है। ऐसे मतलब पागल है हम लोग, पूरा राउंड सिर्फ 5-6 घंटे नहीं चलता। हाँ, अब हमारा प्लान इंशाल्लाह ये है कि अगले साल, जो कि हम 16-17 क्लास से मजीद नहीं बना रहे हैं वहाँ पे, तो हम अपने स्कूल को ही ना सुबह 8 से शाम 5 कर देंगे। हम बच्चे ले लेंगे, हम बोलेंगे बच्चों ये हमारी औलाद है। हाँ ये हमारी औलाद है, आप यहीं रहो। अल्लाह करे कोई उसमें आगे बढ़ के उनको खाना भी दे दे, लंच करा दे, कोई उनको जरा नहीं हो जाएगा। वॉशरूम बना दे। अच्छा बाय द वे, हम पैसे नहीं लेते, मतलब ये कोई ना समझे कि मैं ये वो जो है ना वो पिन कर रहा हूँ कि कोई मुझसे रब्ता करे। हम किसी से कैश डोनेशन वगैरह नहीं लेते। कुछ लोग मिल के दोस्त ही चला रहे हैं, आप लोग दुआ करें हमारे लिए। लेकिन यार असद भाई, ये सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मेरा जो अजीब सा मुकदमा है ना, कि मैं भी एक मुजरिम ही हूँ उस सारी सिचुएशन में। क्योंकि जो काम रियासतों के करने होते हैं ना, जब हम जैसे लोग बीच में पढ़ कर कुछ लोगों की ज़िंदगी बचाने की खातिर कोई हदीस सुन के और आखिरत की बात करके ये तो सारा सिस्टम में घुसते ना बीच के अंदर, तो रियासत और कम्प्लिसिट होती है अपने ही जराइम से कि भाई कि ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मुझे कराची तो में समझाया था बहुत वो एदी साहब के बेटे ने, फैसल एदी साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहते हैं भाई हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए रियासत की जिम्मेदारियाँ क्यों लेते हैं हम। नहीं, मैं बताता हूँ, कराची के अंदर बहुत सदका खैरात होता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस काम करी हैं, लाहौर में भी करती हैं। अवाम सवाल सरकार से करती है और तालियां बजाती है केयर फाउंडेशन ने काम किया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन सवाल सरकार से करती है और सरकार के ऊपर प्रेशर डालती है। उसने चाहे सरकार को वोट दिया है कि नहीं दिया, ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर के किसी भी इलाके में चले जाएंगे तो वो अपने MPA MNA से सवाल करते हैं कि भाई ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों है। कराची शहर में वल्लाही ये होता है कि नहीं, कैसे होता है, उनकी डिमांड्स क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर में क्या डिमांड होती है, मेरी सड़क, मेरी गैस की लाइन, मेरी सीवर की लाइन, ये फ्लाईओवर, मेरा थाना कचहरी, और ये टोटल पंजाब की सियासत है हर जगह। कराची के अंदर अगर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मेरी बच्चों की मेल न्यूट्रिशन हो रही है क्योंकि 19 घंटे बिजली है, उसको छोले वाली बिरयानी खानी पड़ रही है, तो आपका बेस लेवल बहुत नीचे आ गया जी, बहुत नीचे आ गया। और जो कराची के MNAs और MPAs हैं, अगर उनकी आप ज़ाती मलकीतें देख लें माशाल्लाह, तो वो कराची को रिफ्लेक्ट करती हैं। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट हुआ था। कराची के अंदर मैंने बेपनाह सेठ देखे हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो अरबों रुपए जा कहाँ आ रहे हैं समझ नहीं आ रहा। ना वो नज़र आते हैं उनके गाड़ियों में, ना उनके कपड़ों में, ना उनके घरों में, ना उनके रिश्तेदार के घरों में। अब वो पैसा जोड़ी जा रहे हैं। लाहौर में एक बहुत बड़ा कल्चर है कि लाहौर का बंदा अपनी लाहौर की इकॉनमी में पैसा लगाता है। आप लैंड क्रूज़र ख़रीदते हैं ना, तो जेल रोड किसी शोरूम से आती है, शोधेपन में उसकी इकॉनमी चलती है। आप प्लॉट लेते हैं, रियल एस्टेट उसका चलती है। तो लाहौर का बंदा हर रेस्टोरेंट में पैसा लगाता है और पूरी इकॉनमी को चलाता है। कराची के अंदर दिखावा वो नहीं करते, इसकी वजह से एक साइजेबल चंक ऑफ इकॉनमी में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा। नहीं उसमें यह है कि देखिए ये बात ठीक है, दिखावा नहीं करते। अमीर तरीन लोग भी ऐसे मिलेंगे जैसे पता ही चलेगा, हम मतलब हमसे भी ज़्यादा सस्ते कपड़े पहने हुए उन्होंने। लेकिन ये कि कराची के लोग सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। आप कभी आप मेरे साथ 2 दिन गुजारे हैं कराची में ना, जितनी बड़ी बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 24 घंटे खाना खिला रही हैं, इसका फ़ायदा नहीं ना। अब वो अलग बात है, मसला ये डाल रहे हैं, अब मैंने यही पैसे कहा, डाल रहे हैं, मीनिंगफुल चैरिटी नहीं हो रही। आप समझे नहीं। लाहौर में चैरिटी आपसे कम है, लेकिन लाहौर वाले अपने लाहौर के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं ना। बिजनेस क्या चाहते हैं, आप दुकान खोलते हो, ग्राहक आए,
नहीं, वो कराची में भी लोग पैसे लगा ही रहे हैं, मतलब वहाँ पे मार्केट्स बढ़ ही रही हैं। हालांकि आपको पता है पिछले 2-3 साल जो ये बहुत खतरनाक महंगाई आई तो नंबर नीचे हो गए थे, हत्ता कि ईद पर जो है वो सेल नहीं हुई। नहीं हुई। लेकिन दुकानदार बैठा रहा इस उम्मीद के साथ कि ठीक है आज नुकसान करेंगे कल कमाएंगे। वहाँ जैसे हमारी मेमन कम्युनिटी है वहाँ पर, और बहुत सारी कम्युनिटीज है, चिन्योटी बहुत है कराची में। हाँ। तो कराची वाले जो है ना वो सही है कि इतने वो बेचारे बाजार से रहते कि अपने ऊपर वो नहीं लगाते। वो ये नहीं होता कि हम जैसा कराची के डॉलमेन मॉल में अगर मैं जाता हूँ ना तो इतने लोग तैयार नजर नहीं आते। लाहौर में लोग जो है ना लगता है कोई वाकईतन नहीं, आप लाहौर के किसी भी मॉल में चले जाएं तो लगता है कि फैशन सेंस है इनका, भाई ये तो बहुत तैयार हो के आए हैं, तो कोई मसला है इनका। अगर आई थिंक वो चीज़ भी है कि यहाँ रिस्क नहीं है। हाँ मसलन यहाँ पे हमारी ख़वातीन शादियों पे जाती हैं तो जेवर लाद के जा रही होती हैं, कोई रिस्क नहीं है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता। मैं कुछ छोटी बात बताता हूँ कि मेरे ख्याल है 1.5-2 महीने पहले मैं अपनी बेगम के साथ अपने घर कैंट से रायवंड रोड पे शादी पे गया था रात को 8:30 बजे, और वहाँ से हमको 11:30 निकले हैं। तो जेवर जूवर लाद के वो जा रही है, आ रहे हैं ना। मुझे ख्याल है कि मैं ऐसे कहूँ तू ऊपर शॉल ही ले ले, नहीं हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं, पूरे तैयार। और मैं भी रास्ते में सिगरेटें पीता जा रहा हूँ। हमने रुक के बल्कि मैं ज़्यादा जूस भी लिया था बीच में से मेरी पासी पे। बीवी ने शायद एक ही वलीमे में जेवर पहने, उधर ही जो लाहौर में मेरी बहन का हुआ था। कराची में हत्ता कि हमारे घरों की शादियों में ना दुल्हन को बड़ा छुपा के लाना पड़ता है, और बल्कि जब वो रुखसतियाँ होती ना तो कई गाड़ियाँ निकलती हैं और उसमें कुछ जो होता है वो कि सलामी मिली है वो वाली गाड़ी अलग निकालो और वो वाली गाड़ी अलग निकालो। तो हम लोग अजीब से इस मामले में कुछ हो गया अजीब हमें मसला। आई थिंक ओवरऑल अगर ये जो मुकदमा है नजम भाई का, वो अगर किसी भी ताकतवर आदमी को पहुंच सके, कराची के लोगों तक इंशाल्लाह पहुंचे। भाई आप जो एक मेंटल बेहिसी है कि सरकार को कॉलर से नहीं पकड़ना, पकड़ें। यही सरकारी चीज़ें कर सकती है, प्राइवेट लोग नहीं कर सकते। हाँ, 3,000 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, 30 लाख को नहीं पढ़ा सकते, सड़कें नहीं बना सकते। और आप जो टूल्स थे ऑपरेशन के, लसानियत का डिवीज़न, कौमियत का डिवीज़न, ज़ुबान का डिवीज़न, इसको छोड़ दे मेरे भाई। 2 ही कौमें हैं पाकिस्तान में, एक अमीर और एक गरीब है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो गरीब वाली कौम 2 है। दरखास्तें क्विकली। एक तो दरखास्त है कि देखिए हम मस्जिद के अंदर स्कूल चला रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी मसाजिद नमाज पढ़ाती हैं, बहुत सी बात है, हमारा वो आखिरत से मसला जुड़ा हुआ है। मदारिस भी हैं कुछ जगह, लेकिन बहुत सी मसाजिद, बहुत से बड़े बड़े इबादत गाहें ऐसी हैं कि जहाँ पर ना वो खाली पड़ी रहती हैं, उसे 5 दफ़ा दिन में खुलती है और उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। तो भाई उनमें हमारा मॉडल देख लें। हम वहाँ पे कब्जा करने नहीं आएंगे। एक तो हमारे मजहबी लोगों में नहीं होता है कि जैसे कोई बात करते हैं मस्जिद में कब्जा कर लेंगे। हुए भी है मस्जिद में कब्जा। कराची में बड़ा कॉमन कल्चर था, आपको पता है कि मसला इंटर मसलक भी हुआ, सेम मसलक भी हुआ है। मतलब सेम मसलक वाले नहीं, सेम मसलक वाले की मस्जिद पे कब्जा कर लिया। लेकिन देखिए उस पर खुद कुछ करें। हमने ये किया असद भाई कि हमने जो है ना ऑनलाइन अपनी किताबें बना ली हैं, प्रिंट में भी ऑनलाइन भी है, सिलेबस दे दिया, सब कुछ। मतलब जिसको चाहिए हमसे फ्री ले लें, वो पूरा मॉडल रेप्लिकेट करके आप खुद बना लें। ऑफ द स्कूल के नाम से नहीं बनाना, अपने नाम से बना ले, हमारा कंटेंट ले ले हमसे, हम आपको ट्रेनिंग भी कर देंगे फ्री, हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन खुदारा इन बच्चों का ख्याल करें। मुझे बड़ा डर लगता है कि यार ये जो अगली नस्ल अगर जाहिल निकालेंगे हम, इनको ना दुनिया का पता होगा, ना इनको पढ़ना लिखना आता होगा, लिटरेसी रेट नीचे जाएगा, हालात यहाँ पे सर्वाइवल वाले हो गए, तो हमारा होगा क्या। दूसरी गुजारिश मैं किससे करूँ आप बता दें। मतलब फील्ड मार्शल जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब मुकर्रमी और मोहतरमी से वाक़ईतन मेरी गुजारिश है, और 10 बस्ता गुजारिश है कि भाई वहाँ पर कुछ कराची पर नज़र करम करें। ये फील्ड भी आपकी नज़र इनायत चाहती है। हालात बहुत ख़राब हैं, और मुझे डर ये है असद भाई कि जैसे 2015 में बहुत लोग हीट वेव में मरे थे ना, और जब हमने स्टैट्स निकाले तो 1000 से ज़्यादा थे, और वो सारे के सारे गरीब आबादियों में ही थे जहाँ पे पानी नहीं था, जहाँ पे बिजली नहीं थी। और मुझे याद है हर मतलब घंटे पे ऐलान हो रहा था जनाजे का हमारे इलाके के अंदर। पिछले साल कराची में 427 से ज़्यादा लोग मरे हैं 2024 में। हाँ 2024 में हीट वेव से। ये भी हीट वेव हमारे ना 10 तक दे दिए कराची। मज़े की बात है कि कराची की हीट वेव लाहौर से कमज़ोर होती है। यहाँ बच्चा मरे हुए अरसा हो गया, मे भी शायद को टोटल हीट वेव में 2-3 कहीं हुए वकूए। हाँ लेकिन देखें ना क्यों, अभी देखें दुबई में अब कल वो 51.5 तक डिग्री तक चला गया, यूं बर्निंग है। लेकिन सर मुझे डर पता क्या है कि इस साल आप जो है ना कराची से जनाजे उठते हुए देखेंगे इस लोड शेडिंग और इस पावर कट की वजह से। सर ये दोनों दरखास्तें बहुत अच्छी हैं। पहली चीज़ है जितने मदारस मस्जिदें पाकिस्तान में हैं वो ये मॉडल ऑफ़ एजुकेशन अडॉप्ट करें। हमने दुनिया के बड़े मुमालिकों में देखा है कि जो मस्जिदें होती हैं वो कम्युनिटी सेंटर्स बन जाते हैं और पूरी कम्युनिटी उसके आगे पीछे आ जाती है। ये मसलक वाले मामला छोड़ दें, आप कॉन्फिडेंस साथ ये काम करें, लोगों का भला है। दूसरी चीज़ जो ये कह रहे हैं वो वाकई
मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदान तो बिल्कुल ही मुलव्वस या बेहिस हैं, तो फ़ौज से ही रिक्वेस्ट है, और तो कुछ कर नहीं सकते, पीछे रह कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं बचा। अब हम यूएन से तो कह नहीं सकते, ठीक है, वरना लोग कहेंगे जी आप मुल्क दुश्मन हैं, लेकिन करें कुछ, क्योंकि कराची का जितना नुकसान होता है दर हकीकत वो पाकिस्तान की मीशत का होता है। बाकी सूबों को ये सोचना चाहिए कि अगर कराची गिरता है तो ज़्यादा बड़ा नुकसान है एज अपोज टू इंडिया हमला कर दे। ये आप वाकई समझें, इकोनॉमिक बैकबोन है कराची, इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। अहमद फराज का एक शेर है तो रोमांटिक शेर था, लेकिन कराची वालों की हालत पे फिट आता है कि उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसे। क्या बात है। इसी शेर पे हम पॉडकास्ट एंड करेंगे। उम्मीद को पसंद आई हो। प्लीज़ जाके नजम भाई का मुकदमा आप लोगों तक पहुंचाएं। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।